ओके तो इनमें न्यूरोलॉजी, प्योर न्यूरोलॉजी वाले कितने? ओह गुड, प्योर न्यूरोलॉजी। ओके, अच्छा अच्छा, तो फिर आई कैन टॉक ऑन अ हायर लेवल, क्योंकि जनरल फिजिशियन का अलग लेवल होता है, सारी बात है। तो ये है, तो अब ये जो दो शुरू के मैंने क्वेश्चंस बनाए, ये डॉक्टर नायला शहबाज वाले हायर लेवल क्वेश्चंस हैं। तो अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो फिर आप लोग उठ के जा सकते हैं, फिर आपको लेक्चर की, मेरे लेक्चर की या टॉक की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, केस नंबर 1 है। ये मेरे पास आई थी, ये कहानी ये थी, मैं अमेरिका में था, ठीक है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाना था, मुझे बहुत दूर था अस्पताल, कोई 40 माइल्स अवे। तो उसने मुझे कॉल किया कि पेशेंट जो है उसको सख्त माइग्रेन है, शी हैड सीवियर हेडेक्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसके लिए वो इमरजेंसी रूम में आ गई थी। शी हैड हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन्स एंड वॉज टेकिंग नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे फॉर 15 डेज। उसने कहा था, जनरल फिजिशियन ने रख दिया था, 500 खाती रहो। हर मेडिकेशन वॉज कंटिन्यूड इन द इमरजेंसी रूम and was nebulized with steroids क्योंकि उसे बहुत shortness of breath हो रही थी. During 24-hour stay, she became more and more dyspneic, फिर hypoxic, eventually got intubated. तो by the time I was walking in, कि देखने के लिए उसे जा रहा था, वो intubate हो गई थी और जा रही थी, उसके अंदर जा रही थी। तो आपकी डायग्नोसिस क्या है? ये हैं, most likely diagnosis is subarachnoid hemorrhage, interstitial lung disease, status migrainosus, status asthmaticus, benign intracranial hypertension. कुछ भी पकड़, कोई भी चूज कर ले, कोई जल्दी जल्दी बता दे, फिर मैं बताऊंगा क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था तो। हाँ ओके, और ये मुझे भी नहीं आता था उस वक्त, आई वॉज कंसल्टेंट, तो मैं, अगर आप लोगों को नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। स्टेटस माइग्रेनोसिस, इंट्यूबेट हो गई है। स्टेटस एजेमेटिकस। तो मजेदार बात यह है कि नेप्रोक्सिन कॉजेस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो मोर इज नॉट गुड। तो आई लर्न दैट डे टू, बट उस वक्त 1998 था, तो उस वक्त से तो मुझे पता है ये। तो ये हुआ कि वो खाती जा रही थी, उसका लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई, और बुरा हो गया, आई वही नेप्रोक्सिन चलती रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, ये हो गया। मुझे तो नहीं पता था, पल्मोनोलॉजिस्ट ने आके बताया यार ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कर सकते हैं। तो जितनी हाइपोक्सिक होती जा रही थी उतना उसका माइग्रेन बढ़ता जा रहा था। तो माइग्रेन तो था, लेकिन वो बढ़ इसलिए रहा था क्योंकि ये तो मैंने अभी देखी थी इसको। हमारा, मैं साउथ सिटी में भी होता हूँ ना, हमारे रेजिडेंट्स तो नहीं होते, मेडिकल ऑफिसर्स, वो भी अपनी कह रहे थे हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कर लो पब्लिश, अभी तक तो किया नहीं है, शायद करें। तो ये अभी मैंने कोई 2-3 महीने पहले देखी। 20-year-old female, she came with severe headaches again. She was emaciated, was hardly eating anything, and for last few weeks. Her weight was 40 kg with 5 feet 4 inch की height थी, hemoglobin was 6 या 5.6. Fundus examination showed bilateral disc swelling, CT scan was normal, MRI किया था, उसमें empty sella, optic sheet distension and tortuosity थी on the vessels. तो ये क्या चीज़ है? हाँ, good. ये मैंने नंबर पंक्चर कर नहीं दिया था, लेकिन एनीमिया इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सीवियर एनीमिया, इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। सही, ओके। तो दीज आर द, तो आप आधे जा सकते हैं, आधे लोग, आधों को बैठना पड़ेगा क्योंकि आधा आपने सही जवाब दिया। तो बेसिकली हम लोग जो आप हेडेक्स करेंगे, क्योंकि हेडेक्स हैव गॉन, तो अगर आप न्यूरोलॉजी कर रहे हैं तो यू कैन बिकम अ हेडेक स्पेशलिस्ट टू। मैंने जिसके साथ काम किया था उसका नाम था कैथलीन डिग्री, अगर आप ये भी उसका नाम डालें तो शी इज़ द लीडिंग, तो ये न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में आता है एक्चुअली। तो headache and neuroophthalmology as a neurology can become a subspecialty. Unfortunately पाकिस्तान में कोई नहीं है, आई थिंक कोई नहीं है न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ये होता था, मेरा एक फ्रेंड था आजम, बेचारे का इंतकाल हो गया, वो आई डॉक्टर था, तो वो, मुझे न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी का शौक था, तो आई यूज़ टू डू लॉट ऑफ न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी शुरू में उसके साथ मिलके। तो ये होता है कि हेडेक आप सब स्पेशलिटी, आई थिंक 1 year फेलोशिप है पूरी उसकी, और फिर आप पूरी अपनी हेडेक क्लिनिक चला सकते हैं। अब आप हेडेक क्लिनिक में जाएंगे, जैसे ह्यूस्टन हेडेक क्लिनिक, तो सब इंग्लैंड में हैं, हर जगह पे हेडेक क्लिनिक्स होती हैं। तो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा मैं, आप तो जनरल न्यूरोलॉजी में फंस जाते हैं, लेकिन आप प्योर हेडेक क्लिनिक भी कर सकते हैं। तो अब एडवांसमेंट हेडेक्स के अंदर बहुत हो गया है, लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर हेडेक्स और माइग्रेन्स, और तो हम लोग कुछ एडवांस ट्रीटमेंट की बात करेंगे जो आजकल हमारे पास भी सारी बातें ट्रिकल होके आ ही जाएंगे, जिसमें CGRP वगैरह है ना, रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो
अच्छा एक स्लाइड इसमें गायब हो गई। तो हिस्ट्री में क्या करते थे, जब सर में दर्द होता था तो सर में सुराख कर दें आप। सबसे आसान ये होगा कि जो डीमन होगा ना वो बाहर निकल जाएगा। ये एपिलेप्सी के लिए भी होता है और ये माइग्रेन के भी लिए होता है। तो उसमें ये से ट्रेफिनेशंस कहते थे। तो होता ये था कि आप गए, एक मैंने देखा था हिस्ट्री की बुक में, उन्होंने छोटा मगरमच्छ लेके सर के ऊपर बांधा हुआ था, ऐसे रख के यूँ करके बांध दिया था। तो जादू और सारे कुछ होते हैं। और अभी भी यही होता है, अगर सर का दर्द किसी को शदीद है तो ये होता है कि वो जो है वो ज़ाहिरी बात है, कोई कहेगा टेंशन हो रही है, कोई कहेगा स्ट्रेस हो रही है, कोई कह रहा है एंजाइटी हो रही है, या कोई जादू टोटका होगा, तो वो वाले इलाज भी होते हैं। जबकि मैं भी माइग्रेनर हूँ, तो मुझे माइग्रेन पता है अच्छी तरह से, क्योंकि आई हैव माइग्रेन। सो मेरा पहला माइग्रेन जो हुआ था वो मेडिकल कॉलेज में हुआ था, सेकंड थर्ड ईयर में। और एक ज़माने में यहाँ बहुत बड़े फिजिशियन होते थे, न्यूरोलॉजिस्ट तो कोई होते ही नहीं थे, शायद अख्तर अहमद उस ज़माने में होते थे। तो वो लेके, मैं बस ये सोच रहा था यार ये मेरा फंडोस्कोपिक एग्जाम कर देना तो मैं सही हो जाऊँगा। उस ज़माने में सीटी स्कैन भी नहीं होता था। तो मेरी वालदा लेके चली गई, वही हेडेक सही, पता नहीं क्या हो रहा होगा ऐसे। तो उन्होंने मेरा फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, उसके बाद से मुझे माइग्रेन नहीं हुआ। फिर मैं जब अमेरिका गया, रेजिडेंसी कर रहा था, तो हमारा एक वो था, मार्क ब्रॉमबर्ग नाम है उसका, वो भी बहुत बड़ा EMGer है। अब वो EMG नर्व कंडक्शन हम लोग करते थे, तो एक गलती हो जाती थी ना, वो मुझे बुला लेता था और हमेशा ही कहता था तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकोगे, यू आर अ फेलियर। और होता क्या था, एक हमें खुद ही रिपोर्ट टाइप करनी होती थी। उसके बाद मुझे ना माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन। तो और फिर जब मैं कंसल्टेंट बन गया तो मुझे अपने ऊपर मैंने बहुत तजुर्बे किए हैं। आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन जो ओल्डर वंस थी and preventative medication. Right now, still I'm on Concor. I take 2.5 milligram of Concor for last like हज़ारों years से, और मुझे नहीं होता माइग्रेन। कभी कभी होता है तो मुझे पता चल जाता है कि होने वाला है, बट इट कैन बी वेरी सीवियर। तो इतना सीवियर के लोग अपने सर के अंदर करवा सकते हैं। ये एक मैंने स्लाइड देखी थी, लेकिन इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आजकल ये इसके ऊपर बड़ा जोर है। मैं अभी बोर्ड दे के आया हूँ अपना, तो ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चंस इधर थे, इधर तो कोई पूछता ही नहीं है, सबको ये पता ही होता है। लेकिन ये जो है ना, कल ही मैंने ये देखा है, सुना, कल ही पेशेंट आया था, तो उसको एग्जैक्टली यही चीज़ थी। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आपको अगर इम्तहान देना है, और अगर मैंने और आपने इम्तहान बनाया तो हम लोग इधर ज़्यादा पूछेंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो इम्तहान के लिए आपको ये सारे पता होनी चाहिए, हेडेक्स। तो अब ये मैंने क्लासिफिकेशन ऐसी की ऐसी कॉपी कर ली थी। तो माइग्रेन इज़ अ ह्यूज डिसऑर्डर, ठीक है। बच्चों में माइग्रेन पाँव में होता है। मैं तो ऐसी ट्रीट करती हूँ, जैसी माँ बैठती है ना, मैं उससे पूछता हूँ आपके बच्चे कितने हैं। वो मुझे पता होता है माइग्रेन तो है, तो मैं कहता हूँ चलिए मैं आपको बताऊँगा आपके बच्चे को क्या बीमारी होती है। तो फिर मैं पूछता हूँ आपके बच्चा है, तो बच्चा है, पाँव दबाता है। हाँ जी, वो पीडियाट्रिशियन कहता है कि वो भागने से ग्रोइंग पेन्स हैं। मेरा पेट में भी दर्द होता होगा उसे। हाँ हाँ, उसे पेट में, आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं जादूगर हूँ इसलिए पता है। तो अगर माँ को शदीद माइग्रेन है, तो माइग्रेन कैन बी इन द लेग्स टू, यू नो, तो यू कैन फाइंड आउट अबाउट फैमिली हिस्ट्री। बट इतने सारे हैं, मैंने बहुत कम हेमीप्लीजिक माइग्रेन देखे हैं, आपने भी 2-4 ही देखे होंगे। इट इज़ फेमिलियल, दिस इज़ मोर डेंजरस वन। आपको हमेशा डर लगता है कि यार स्ट्रोक ही ना हो गया हो। तो लेकिन ये कि ब्रेन स्टेम ऑरा के साथ होते हैं। एंड इवन एपिलेप्सी एंड माइग्रेन आर सो मिलते जुलते कभी कभी कि वो उसको माइग्रेलेप्सी भी कहते हैं कभी, माइग्रेन एंड एपिलेप्सी। तो समटाइम्स यू कैन हैव दोस फिनोमेना, जैसे डीजा वू तो इधर होता है, लेकिन जो माइग्रेन के ऑराज है ना, दे कैन समटाइम्स बी वेरी वेरी आउट देयर, कि आपको समझ भी नहीं आए कैसे हो रहा है। विजन के एक आदमी ने एक कैलेंडर बनाया है जिसके अंदर उसने सिर्फ अपने ऑरा के वो बनाए, वो जो है ना, क्या पूरा सा कैलेंडर छाप दिया था। तो उसके अंदर जो उसके ऑराज होते हैं, तो ऑराज कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग डिपेंडिंग। तो अब ये सारी चीज़ें ये आपको याद करनी पड़ेंगी इम्तहान के लिए, कौन सा क्या होता है, किस किस्म का होता है, हेमीप्लीजिक क्या होता है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हेमीप्लीजिक माइग्रेन क्या होता है, आपको इसकी जीन पूछी जाएगी। तो अगर आप न्यूरोलॉजी का ध्यान दे रहे हो उसके अंदर, या आप अब आपने सुना होगा वो कैडिसिल डिजीज़ होती है। कैडिसिल जो है उसमें आदमी ऐसा फंसता है, वो नॉच 3 जीन जो होती है वो पूछी जाती है क्या करना है। तो वो अब एक नई एंटिटी आ गई है। जब पहली दफ़ा किसी ने प्रेजेंट किया, मैं उस मीटिंग में था, तो लोग उस पर हंस रहे थे, क्योंकि उसने पूरा जो केस बनाया, उसने कहा ये तो केस तो तुमने कह दिया, क्योंकि वो था क्या होता है, उसको जेनेटिक भी था, सब कुछ था। तो कैडिसिल अब है डिफाइंड। ये नया है ना, ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सिफेल्जियास, इसको आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्लस्टर हेडेक हम बात करेंगे, प्रोक्सिमल हेमिक्रेनिया, और ये शॉर्ट लास्टिंग जो कल मैंने देखी, शॉर्ट लास्टिंग यूरिलैटरल न्यूरल्जी फॉर्म हेडेक, ये दीज आर रियली शॉर्ट लास्टिंग, शॉर्टर देन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। वो कल आया था, कहते मुझे यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ जाता है, और यहाँ से यहाँ आके सेकेंड्सों में ख़त्म हो जाता है, और कहते हैं मेरी लाइफ उसने डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आता है। कल रात को ही मैं देख रहा था। तो मैं ये पढ़ भी रहा था, मैंने कहा यार मैं कल ही इसके ऊपर टॉक दे रहा हूँ तुम्हें, तो अभी तो तुम ये ले लो। इसकी डेडिकेशन लुमोट्रिजीन होती है।
दो कार्बामेज़ेपिन वर्क्स फॉर हिम। तो वो एक और बहुत अच्छे हमारे मेरा शागिर्द दिया, उसके पास गए थे न्यूरोलॉजिस्ट ने, कार्बामेज़ेपिन दी, दैट वर्क टू। तो मैंने कहा चलो तुम लोमोट्रिजीन ट्राई करके देख लो। तो हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ प्रीटी बैड हेडेक, और फिर प्रॉबेबल इन्होंने ये उसकी इंटरनेशनल हेडेक क्लासिफिकेशन से मैंने निकाली है, तो आपको ऐसी क्लासिफिकेशन मिलेगी। ये टेंशन टाइप हेडेक, तो इसे टेंशन टाइप हेडेक क्यों कहते हैं? ये कौन सी टेंशन है? दुनिया की टेंशन नहीं, कौन सी टेंशन ये पता है? हाँ, मसल टेंशन। हाँ, तो मसल, तो इसको पहले हमारे ज़माने में इसको टेंशन टाइप वो नहीं कहते थे, हम इसे कहते थे मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन से हुआ, फिर इसको टेंशन टाइप कह दिया। उन्होंने कहा जी मसल के अंदर टेंशन होती है, तो वो जो है उसकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लोग तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा अगर टेंशन होती है तो मैं इलेक्ट्रोड डालूंगा तो उसमें मैं उसे कैच कर लूँगा, जैसे मैं न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजर हूँ, मैं कहूँगा डालता हूँ नीडल, देखता हूँ कितना टेंशन है मसल में, क्योंकि आप मायोकाइमिया को भी पिक कर सकते हैं EMG के ऊपर, आप फेसिकुलेशन पिक कर लेते हैं, आप अगर ज़्यादा वो है टेंशन तो पे। उसने इलेक्ट्रोड डाल दी, हार्वर्ड वाला था, उसने कहा इसमें तो कोई टेंशन वेंशन है ही नहीं तो उसने कहा आप क्या करें, तो उसने कहा टेंशन टाइप कर देते तो इसका नाम जब से उन्होंने प्रूव किया कि देयर इज नो टेंशन इन द मसल, उसने उसे कह दिया टेंशन टाइप हेडेक। ये इसकी वो है, कोई ऐसी कहानी नहीं है। अब उसमें हर किस्म का, अगर बहुत देर से हो रहा है तो क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक्स हैं, लेकिन बट यू कैन डिफाइन दिस डिपेंडिंग ऑन वेयर द पेन इज एंड हाउ लॉन्ग द पेन इज गोइंग, तो यू कैन डू दैट। ये बहुत सारे हैं हेडेक्स, जिसमें आपको प्राइमरी कॉफ हेडेक है, प्राइमरी एक्सरसाइज हेडेक है, और क्या होता है कोइटल हेडेक होता है, सेक्स के बाद हेडेक होता है, उससे लोग बहुत डरते हैं कि कहीं मर नहीं जाएंगे, और ये सेक्सुअल एक्टिविटी। थंडर क्लैप हेडेक है, थंडर क्लैप हेडेक का पूरे एक इट इज़ अ डिजीज़, बट थंडर क्लैप हेडेक में सबएरिकनॉइड हेमरेज भी आती है, तो यू ऑलवेज वरी अबाउट दैट। कोल्ड एंड साइनस कोल्ड स्टिमुलस हेडेक्स है, वो जैसे वो भी कहते हैं ना कि एकदम आपने आइसक्रीम खाई या वो लग गया, दर्द हो गया, तो कोल्ड स्टिमुलस हेडेक है। एक्सटर्नल प्रेशर हेडेक्स, स्टैबिंग हेडेक्स, न्यूमरल हेडेक्स, हिप्निक हेडेक्स, और ये एक नया आया है, दिस इज़ न्यू वन, आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इम्तहान में प्रॉब्लम न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, उसको रोजाना होता है। पहले हमें एक क्रॉनिक डेली हेडेक भी होता है, लेकिन अब उन्होंने उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आपके आपको न्यू परसिस्टेंट डेली हेडेक से तो ये है सारा। अब आई थिंक हेडेक की क्या या न्यूरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है ना हिस्ट्री है। अब वो आप हमारे यहाँ तो ये मरीज सबसे पहले आके आपके सामने MRI रख देता है, ठीक है, उससे हमारा बड़ा फ़ायदा भी, AI तो और भी फ़ायदा करेगी, क्योंकि अब वो करता है गूगल, अब वो AI पहले आ जाती है। अगर आप हेडेक को गूगल करेंगे तो सबसे पहले तो मौत ही आएगी, जाहिर बात है, ठीक है। तो डॉक्टर्स के तो मज़े ही मज़े, AI के बाद तो अब इतने मज़े हैं, क्योंकि वो तो अच्छा उसकी एल्गोरिदम ऐसी बनाई है, गूगल की भी बनाई है, कि वो हल्की चीज़ थोड़ी पहले देगा, क्योंकि उसको तो पता है अगर आप सू ना कर दें उसे तो वो तो हमेशा ख़तरनाक आएगी। बट ज़्यादातर हेडेक की डायग्नोसिस इज़ नॉट बाय एनी टेस्ट, बल्कि मैं सारे मरीजों को कहता हूँ टेस्ट अगर कोई डॉक्टर करा रहा है तो इसका मतलब है या तो उसको आता नहीं है या वो परेशान है, ज़ाहिर बात है। अगर किसी को खांसी आ रही है, ठीक है, तो कॉफ है, ज़ाहिर बात है, हर कॉफ नमोनिया नहीं होता, हर कॉफ में आप चेस्ट एक्सरे नहीं कराते, ज़ाहिर बात, अगर आप नमोनिया समझेंगे तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे ना। लेकिन अगर आप कॉफ समझ रहे हैं कि ये हार्ट की वजह से है कॉफ, एंड ही इज पल्मोनरी एडीमा, यू विल डू एन एकोकार्डियोग्राम, राइट, यू वुड नॉट, मे बी यू विल डू ए चेस्ट एक्सरे, और आप कहते हैं सार्कोइड है तो आप करेंगे कुछ और, तो वो तो डॉक्टर की डायग्नोसिस। पेशेंट्स के यहाँ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि टेस्ट में सब आ जाता है, और वो टेस्ट ला के सबसे पहले आपके रखते हैं, और हिस्ट्री देने के चक्कर में नहीं होते, टेस्ट बताने के चक्कर में होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द हेडेक्स आर बाय हिस्ट्री। ओ डॉक्टर के पास से आ गया, अस्सलाम वालेकुम, आइए कैसे, और एग्जामिनेशन करेंगे आप। लेकिन अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, इवन स्टेथोस्कोप ना हो, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आपके पास एक ऑप्थेल्मोस्कोप जरूर होना चाहिए। यू शुड नो ऑप्थेल्मोस्कोपी वेरी वेरी वेल। मैं मरीज से आमतौर पर ये कहता हूँ, देखो मैं तुम्हारा दिमाग देख रहा हूँ, बड़ा खुश होता है, कहता है ये आँख, ये तो आँख कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आँख का डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो दिमाग का डॉक्टर हूँ, समझ में आ जाता है। तो फंडोस्कोपी अगर आप कर लें हर पेशेंट के अंदर जो हेडेक वाला है या स्ट्रोक है, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट मिस फंडोस्कोपी, डोंट मिस पैप्लिडीमा। हिस्ट्री जो है ना वो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि व्हेन यू जस्ट टॉक टू द पेशेंट फॉर अ वाइल, दे टेल यू एवरीथिंग। अच्छी बात ये कि डॉक्टर के तौर पे आपको, अब एक पेशेंट थी जिसका हेडेक नहीं जाता था, या हर दफ़ा के माइग्रेन मैंने डायग्नोस किया, दवाई दी थी, मैं कहा यार तुम सही क्यों नहीं होती हो।
मैंने कहा फिर मैं अब आजकल यही पूछता हूँ तुम्हारे सर का दर्द है कौन ये होता है। तो कहने लगी मेरा मियाँ है, क्योंकि वो जब मैं खाने में इतनी सी भी प्रॉब्लम हो जाए ना, इतनी सी भी, वो पागल कर देता है। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा इलाज तो नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मियाँ का इलाज होना चाहिए। तो मैंने कहा नेक्स्ट दफ़ा उसको तुम लेके आ जाना। तो वो मियाँ साहब को लेके आ गई। गुड, थैंक यू यार। तो मियाँ से मैंने कहा यार सुना है कि आपको खाने का बड़ा शौक है। कहने लगी मियाँ ने खुद ही कहा मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा इलाज होना चाहिए डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा है। तो मैंने उसको तो पेशेंट को छोड़ दिया, उसका इलाज किया, उसकी एंग्जाइटी डिप्रेशन। उसके बाद से वो पेशेंट मेरे पास नहीं आई है, या तो नाराज़ हो गए होंगे या जो है वाकई ठीक हो गए होंगे। तो समटाइम्स यू जस्ट टॉक टू देम एंड यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ द ट्रिगरिंग फैक्टर। इट कुड बी लाइट, इट कुड बी साउंड विच यू ऑल नो। तो मैं फोटोफोबिया फोनोफोबिया तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नो अबाउट इट। बट द थिंग इज़ यू नीड टू टॉक टू देम। एक साहब आए, उनकी बेगम, और वो दिस इज लाइक द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट थिंग। तो उनकी बेगम का सरकार दिन नहीं जाता था। मैंने कहा कि आगा खान में तो मैंने तो उनकी बेगम ने कहा कि वो हमेशा आती थी खातून। तो मैंने कहा क्यों होता है सर का दर्द? कहने मेरी मियाँ की गर्लफ्रेंड है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या लगे बड़े मजहबी हैं, और मैंने कहा उनको एक दिन बुला के लाइएगा। तो आए वो, तो मौलवी, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, नमाज का निशान, ये बैठे हुए थे। मैंने कहा सुना है कि आपकी गर्लफ्रेंड है? कह लगी हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहा इनको बड़ी एतराज़ है, ये चाहती हैं आप उससे शादी कर लें, लेकिन इनका सर का दर्द नहीं जा रहा है। तो कहने लगे ये तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे मौलवी साहब ने इसकी इजाज़त दे दी है। मैंने कहा हाथ मिलाएं। मैंने कहा मैं उस मज़हब पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, मैं अमेरिका में रहा हूँ, अमेरिका में भी शादीशुदा आदमी जो है गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता, क्योंकि वो जो है ना वो मना है, आप नई शादी है। तो मैंने कहा मैं भी उस मज़हब पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ आप अपने मौलवी से मुझे मिलाएं, कोई ऐसा है जिसमें इस्लाम में ऐसी इजाज़त है कि आप जो हैं शादी के साथ गर्लफ्रेंड भी रख सकते हैं। मैंने कहा ये तो आपको इजाज़त दे रही है, आप शादी कर लेंगे? नहीं शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा ये, अब उस औरत का दर्द कैसे जा सकता है? इलाज तो उसका होना चाहिए। अब आप उसे देते रहें, उसको रेस्पेरिडोन दे दें उस औरत को, कुछ नहीं होगा, वो साइकोटिक थोड़ी है, फिर आप उसे एंटी साइकोटिक दे देंगे। समटाइम्स यू जस्ट टॉक टू देम एंड यू, अच्छा वो भी दोबारा वापस नहीं आए। ये वो कहानी है जो वो पेशेंट वापस नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ होगा उनका, बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। तो एग्जामिनेशन में ये यू हिस्ट्री में यू डिग टू द डिटेल, पर्टिकुलरली फैमिली हिस्ट्री, क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेसर्स हैं, क्या चल रहा है। अर्जेंट, ये रेड फ्लैग्स हैं। तो रेड फ्लैग्स ये मैंने आपकी स्लाइडों में से रखा क्योंकि दिस वाज इंपॉर्टेंट। ये सबएरिकनॉइड हेमरेज नज़र आ रही है, तो सफ़ेद चीज़ अगर काले सीटी स्कैन पे नज़र आए विदाउट कॉन्ट्रास्ट, फिर सबएरिकनॉइड हेमरेज, इट्स द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग। अभी कल किसी ने मुझे मैसेज किया, दुबई से कोई पेशेंट वहाँ मर गया है सबएरिकनॉइड, अब वो सू करना चाह रहे हैं शायद। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सबएरिकनॉइड हेमरेज, उसे पहले 2 दिन पहले दर्द हुआ, वो नहीं गए अस्पताल, नहीं वो डॉक्टर के पास गए, शुक्र है मेरे पास नहीं आई थी वो लड़की। तो गई, डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, शदीद दर्द था, फिर वो घर चली गई। 3 दिन के बाद सबएरिकनॉइड हुई, हेमरेज हुई, और शी डाइड, इंट्यूबेटेड डेड। तो वो ये मुझसे पूछ रहा था दुबई से मैसेज करके कि अगर वो जो 2 दिन पहले गई थी अगर डायग्नोस हो जाता तो क्या ये मरती? अब मैंने कहा अब मैं से क्या लिखूंगा, तो मैंने सबएरिकनॉइड लिख के भेज दी कि सबएरिकनॉइड का डेडली है, सारी बात है। तो यू डोंट वांट टू मिस समथिंग, जैसे ये थंडर क्लैप हेडेक है ना, वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। हमारा एक्चुअली कंसल्टेंट था, उसको रात में थंडर क्लैप हेडेक हुआ, उसने ब्रीवी से कहा मुझे शायद सबएरिकनॉइड हेमरेज हो रही है, और मॉर्निंग ही वाज डेड, he didn't go to the hospital. This is very, so abnormalities on neurological examination, confusion, it is rare to have confusion in migraine, though it can happen, but we'll talk about it. हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि someone over 50, आप 50 साल के बाद किसी को माइग्रेन डायग्नोज कर रहे हैं तो यू हैव टू बी, यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस। सो अगर माइग्रेन इज़ अ यंग पर्सनस डिसऑर्डर, बच्चों का डिसऑर्डर, 50-60 साल तक रह सकता है, लेकिन 50 साल के आदमी में शुरू होना अगर माइग्रेन है तो दैट इज़ वोकन अप बाय हेडेक, पॉस्चर से अगर झुकता हूँ तो यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एक लड़की मेरे पास आई थी, उसका भी मुझे बड़ा अफसोस है, अभी तक उम्र भर किसी का अफसोस रहता है ना, वो आई मेरे पास, मुझसे कहती है कि मुझे बहुत शदीद सर का दर्द होता है, और वो ही पॉस्चरल और ये सब कुछ था। तो मैंने फ़ौरन CT स्कैन कराया, और शी वॉज फाइन एट दैट टाइम, और उसको थी ये जो था कोलॉइड सिस्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो कोलॉइड सिस्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल थी, एंड शी वॉज हैविंग हेडेक इन फ्रंट ऑफ मी। ये तो मैं अमेरिका की बात बता रहा हूँ, और उस छोटा शहर था, न्यूरोसर्जन ने आने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने डैलस कॉल किया, और जेल लिप्स की, मैं वहाँ, मेरा एक दोस्त बन गया था न्यूरोसर्जन, तो कहने लगा बहुत आसान है, तुम ले जाओ, और तुम्हारा न्यूरोसर्जन नहीं आ रहा, एक होल करो, अंदर डाल दो। मैं ये मरवाएगा मुझे। कहने लगा या तुम इसे भेज दो, दूर था, 300 मील दूर था।
तो इतने में वो सर्जन आ गया, बट शी स्टार्टेड हर्निएटिंग, शी हैड क्या होता है वो ना शुरू हो गई थी, डीट सेलिब्रेट करना शुरू हो गई, वो गया उसने शंट वंट तो डाला, उसके बाद वो वेजिटेटिव हो गई। तो स्कीम जस्ट फॉर सिंपल हेडेक, गॉट राइट डायग्नोसिस, बट ट्रीटमेंट वॉज डिलेड फॉर अबाउट 12 आवर्स। अगर उसी वक्त उसको डल जाती तो वो बच जाती। तो ये वेल्सेल्वा मैनूवर से अगर हो रहा है, विजुअल चेंजेस हो रही हैं, एंड ये क्या चीज़ है, ये तो पता होनी चाहिए, ये माइक्रोस्कोपी है। तो आप अगली दफ़ा ये आप रखेंगे एग्जाम के अंदर, ये स्लाइड होगी ये टेम्पोरल आर्टराइटिस की स्लाइड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जॉइंट सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो जॉइंट सेल तो टेम्पोरल आर्टराइटिस किसको होता है, बुढ़े को होना चाहिए, बुढ़ा होना ज़रूरी है। लोग यहाँ 50 साल पे टेम्पोरल आर्टराइटिस कैन नॉट हैपन, ये मैं कर चुका हूँ, बल्कि मैंने एक दफ़ा कहा 50 साल के, तो मेरे कंसल्टेंट कहते हैं जाओ इसकी बायोप्सी कराओ, तुम्हें पता चलेगा, आज तुम सीख जाओगे कि कभी 50 साल पे नहीं होगा। इट्स एन ओल्ड एज आर्टराइटिस, यूजुअली 70 ईयर के बाद होता है, बहुत होगा तो शायद 60 पे हो जाए, लेकिन इट इज़ यूजुअली इन ओल्ड एज आर्टराइटिस। इट इज़ सीवियर बिकॉज इट कैन कॉज विजुअल लॉस। तो आपको अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं टेम्पोरल आर्टराइटिस, यू ट्रीट देम राइट अवे और फिर बायोप्सी करा लें। बायोप्सी इज़ वेरी इजी, यहाँ से 2 इंच निकलवाने, यहाँ से हर वैस्कुलर सर्जन करने के लिए तैयार है, माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देखेंगे, क्योंकि यू आर सब्जेक्टिंग देम टू स्टीरॉइड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और इम्यूनोसप्रेशन इन एन ओल्डर पर्सन। तो वैसे ही उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ वैसे ही टूट जानी है, आपने उसके स्टीरॉइड्स पे रख देना है, और फिर अच्छा आप फर्ज करें मैं 1 महीना करके छोड़ दूँ, तो फिर क्या होगा, आगे क्या है, वो जाएगा थोड़ी, जॉइंट सेल आर्टराइटिस है तो दोबारा वापस आ जाएगा। तो यू हैव टू प्रूव इट। बायोप्सी आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू, तो इतनी उससे लोकल एनेस्थीसिया से हो जाती है। तो अगर आप सस्पेक्ट करते हैं, यू थिंक इट इज़ वेरी सीवियर, स्टार्ट स्टीरॉइड्स, उसके 1 हफ्ता है आपके पास, इस हफ्ते के अंदर आप बायोप्सी करा लें, बायोप्सी पे आ जाता है, देन यू हैव टू ट्रीट देम। मैं दोनों तरह से गड़बड़ हुई है मेरे साथ, मैंने स्टीरॉइड्स दिए तो भी गड़बड़ हुई है, एक को मैंने यूराइन पे रखा था, उसका टेम्पोरल आर्टराइटिस तो सही हो गया, लेकिन शी प्रेजेंटेड विद सीवियर, जाहिर बात है 70 साल की थी, सीवियर इम्यूनोसप्रेशन, नमोनिया एंड ऑल दैट। शी स्टिल सीज मी, मर जाती, बिल्कुल पक्की बात है मर जाती, उसको पता था कि मैं मेरी दवाई से वो मर जाती है, लेकिन क्योंकि रैपोर्ट अच्छा था, वो अभी भी आती है मुझे दिखाने के लिए, बस कह देती है दवाई नहीं देनी है, कुछ उसे छोटी सी स्टीरॉइड्स पे रखा हुआ है, मैंने फिर 10 मिलीग्राम पे वो सेट है। सिस्टेमिक इलनेसेस कॉजेज लॉट ऑफ, तो लूपस है आपका, सब कुछ है, तो वो हेडेक्स कर सकते हैं। ये है उसका निमोनिक एस, सिस्टेमिक इलनेसेस, तो उसके साथ ये आपको जॉ क्लॉडिकेशन, HIV के अंदर ये है, फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स, न्यूरोलॉजिकल अगर कोई भी है, तो इसमें हो सकता है कि माइग्रेन के अंदर कभी कभी एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल चीज़ें आ जाएं, बट यू वुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि ये गड़बड़ है। ऑन सेट less than 5 and greater than 65 as we talked about। पैटर्न चेंज हुआ है, किसी का आप कहते हैं रेगुलर माइग्रेन ऐसा होता था, अब ये डिफरेंट हो गया है। पेप्लिडीमा, प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कौन सा हेडेक होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे कॉमन CVST है, तो CVST पाकिस्तान में बहुत कॉमन। और ये स्लाइड मैंने इनकी स्लाइड में से छोड़ दी थी, ये तो आप सबको पता है, ठीक है, यूनिलैटरल है, पल्सेटिंग है, लेकिन जो चीज़ पानी चाहिए, नहीं बस ये सही, नहीं इट्स ओके, अच्छा कॉफ़ी है तो फिर दे दें, दैट इज़ गुड, कॉफ़ी नहीं छोड़ सकता, हाँ, दिस इज़ माय ट्रीटमेंट फॉर हेडेक्स टू। तो मुझे हेडेक क्यों होते थे, क्योंकि मेरे फादर को होते थे, तो मेरे फादर एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब के पास गए, ओह थैंक यू यार, वो उस ज़माने में न्यूरोलॉजिस्ट कम थे, तो उन्होंने कहा, और मैं बहुत हैरान था क्योंकि आई वॉज सरप्राइज्ड, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब पाकिस्तान में अभी भी होता है, क्योंकि जनरल फिजिशियंस अभी भी उनको न्यूरोलॉजी नहीं आती है। मेरे फादर को दर्द यहाँ होता था, उन्होंने नेक एक्सरे कराया, हर आदमी यहाँ नेक एक्सरे लेके घूम रहा है, मुझे एक तो नेक एक्सरे पढ़ना नहीं आता, मैं देखता हूँ यार इसमें क्या नज़र आता है लोगों को। उनको बताया वो थे उस 35-40 के, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस और सर का दर्द का, कितना ज़बरदस्त डॉक्टर है। और मैं उस वक्त तक समझता रहा, तो मैं न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग जब से मेरी की थी, मैंने कहा अच्छा उनको कुछ भी नहीं आता था बेचारों को। मेरे अब्बा को वही, उन्होंने उस ज़माने में पॉन्स्टैन होती थी, पॉन्स्टैन कुछ दिन दी होगी, फिर भी कभी कभी चक्कर और सर का दर्द तो हो जाता था, फिर बाद में खैर हाइपरटेंसिव हो गए थे, तो एंटी हाइपरटेंसिव पे शायद उनके ख़त्म हो गए। तो जिसको देख नेक के ऊपर जो जाता है, सर्विकोजेनिक माइग्रेन भी कहते हैं, एक एनसा सर्वाइकालिस एक नर्व होती है, माइग्रेन गोज इनटू द नेक, दैट इज़ लाइक टिपिकल ऑफ माइग्रेन। मैं मरीज से कहता हूँ उल्टी गंगा नहीं बहती है, अमेज़ॉन उल्टा बहता है, वो पहले मैंने लेकिन गंगा उल्टी नहीं बह सकती, तो हम तो इंडो पाक में है ना, तो न्यू तो हेडेक जा सकता है,
यहाँ का तो न्यू आएगा ना, अगर सर्विकल रेडिकुलोपैथी है किसी को, आप स्पॉन्डिलोसिस डायग्नोज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं ना, C5 C6 यहाँ जाएगा ना, न्यू क्यों जाएगा वो न्यू जो जाते हैं वो जाता है, यहाँ पे दो नर्व हैं, ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया कहते हैं, वो ऊपर जाता है, और वो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है. ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया कैन बी पार्ट ऑफ अ माइग्रेनस सिंड्रोम, एंड यू कैन ब्लॉक ऑक्सीपिटल नर्व. हम लोग कभी नर्व ब्लॉक लगा देते हैं, वो सही हो जाता है. बट द थिंग इज कि उल्टी गंगा नहीं बैठ सकती. अब जिसके पास जाओ चक्कर आ रहे हैं, उसने नेक एक्सरे करा लिया. अच्छा, ये भी मुझे कभी समझ में नहीं आया कि चक्कर का, वर्टिगो का नेक से क्या ताल्लुक है तो मुझे पता तो है, लेकिन जो कराता है उसे नहीं पता. ये मुझे पक्की बात पता है. दो वर्टिब्रल आर्टरीज गुजरती हैं, ठीक है. अगर चक्कर उससे आ रहे हैं, जो मैंने देखे हैं रियल, ठीक है, वो मर जाएगा थोड़े दिन में, वो तो वर्टिब्रल आर्टरी स्ट्रोक हो जाएगा. अब एक 35 साल का चक्कर आ रहे हैं, वो नेक का एक्सरे लेके आ रहे हैं मेरे पास कि जी ज़रा दिखाएं इसमें कहाँ है, और मुझे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है. तो खामखा एक तो एक्सपोजर हुआ, खामखा से वो हो रहा है, और वर्टिगो हो रहा है उससे. अब वर्टिगो जो है या तो से वर्टिजिनस माइग्रेन होंगे या कुछ BPPV होगा. तो हमारे यहाँ वो नेक के ऊपर बड़ा जोर है, और आई डोंट नो नेक से क्या लोग निकालते हैं, ये होता है. अच्छा, ये नई थ्योरीज हैं माइग्रेन की. जो मैं जब पैदा हुआ था और डॉक्टर वासे वगैरह, तो हम लोग इस थ्योरी के ऊपर घूम रहे होते थे, वैस्कुलर थ्योरी. इट वर्क वेरी वेल, क्योंकि वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और फिर डायलेट होंगे. जब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो यू हैव दीज ऑराज, डायलेट होंगे तो थ्रॉबिंग हेडेक होगा. आप उस वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें, जो हमारे यहाँ भी अभी भी कभी कभी मिलती है, मिग्रिल के नाम से, एर्गोटमीन्स वगैरह होती थी पुराने ज़माने में, एर्गोटमीन्स देते थे. एर्गोट आप दे दें, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, हेडेक ख़त्म हो जाएगा. तो ये वैस्कुलर है, कभी कभी अभी भी चलती है ये. लेकिन ये है कि उन्होंने MRI के ऊपर डिटेक्ट नहीं किया है. बट दिस इज़ काइंड ऑफ, फिर ये इन्फ्लेमेशन है, ड्यूरल न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन. सेरोटोनिन, बिकॉज सेरोटोनिन की चेंज से यू कैन हैव हेडेक्स. तो दिस इज, इफ़ यू इंक्रीज particularly norepinephrine in the brain, headaches do get better. तो serotonin, norepinephrine reuptake inhibitors जो है. फिर cortical spreading depression और excitation दो होते हैं. Excitation is for epilepsy, depression is for migraines. तो that's why they look very similar, and they say ये इन्होंने PET scans के ऊपर भी देखा है. But these are all theories, यानी nobody has proven it 100%. अब ये नई जो है CGRP की, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, because you are all neurologists, so you should know that for your FCPS examination. तो ये जो है CGRP के लिए जो है, ये जो है, this is new, and we have designed all the medications around this, so you have to learn this very well. हमारा ज़माना तो अब गुजर रहा है, क्योंकि इतनी दवाइयाँ आ रही हैं. अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो फैशन आया है हर चीज़ में, तो आप लोगों की ज़िंदगी अब मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि हर चीज़ में 50 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है. तो सारे के सारे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हैं, पहले तो ट्रिप्टैन्स ही थे, बोटॉक्स हम लोग लगाते हैं, लेकिन अब जो CGRP रिसेप्टर ब्लॉकर है उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, विच इज़ वेरी न्यू. तो ये काइंड ऑफ थ्योरी है, जैसे ट्राइजेमिनो वैस्कुलर सिस्टम. दैट्स वाई ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, सुनाक, सारे माइग्रेन, दे आर ऑल काइंड ऑफ इन द सेम, वो उसके अंदर है. बेसिकली रिसेप्टर है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, 1D अब तो 1F और 50 इसके और रिसेप्टर डिफाइन हो गए. बट ये रिसेप्टर है, और जो रिलीज़ हो रही हैं चीज़ें वो ये हैं. तो सब्सटेंस P, न्यूरोकिनिन, और ये जो आपका कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड. तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ. जब हम लोग रेजिडेंसी वगैरह कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से ये आया था 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. इट वॉज अ ह्यूज थिंग. सबसे पहली जो दवाई आई थी, सोमाट्रिप्टन आई थी. इट वॉज सो गुड ऑन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन कि अगर आप सोमाट्रिप्टन दें और हेडेक चला जाए तो इट वॉज अ माइग्रेन. लेकिन अगेन रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. वो 50 साल की औरत गई, मेरी पेशेंट थी, हमारी उसमें ER गई, उसे सख्त सर में दर्द हो रहा था, उन्हें सोमाट्रिप्टन लगाई, हेडेक चला गया. उन्हें कहा ओ दिस वॉज अ माइग्रेन. उसको ब्रेन ट्यूमर था, ठीक है. तो माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर साथ साथ भी हो सकते हैं. तो ये कि 50 साल की उम्र उसको देखना चाहिए था. लेकिन चक्कर ये कि दीज आर समथिंग दैट नाउ दिस इज डिज़ाइन, दिस ये लैंसेट के अंदर से मैंने कॉपी किया है. तो ये जो है बेसिकली ट्राइजेमिनो वैस्कुलर सिस्टम पूरा आपका इसको ब्रेन स्टेम को कंट्रोल करता है. देन यू गो एंड देन यू हैव रिसेप्टर इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, एंड द कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड जो होता है, जो रिलीज होता है, इसके खिलाफ आप सारी जो आपकी ये वो जो हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, अब जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में वो होगा. दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी टारगेटेड नाउ. ये वाला है. इवेंचुअली थैलेमस से मेनिंजेस के ऊपर जाके, हेडेक तो यहाँ होता है ना,
तो होता तो मेनिंजीज के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है, सब कुछ होता है, बट दैट इज थिंग। तो ट्रिप्टेंस यहाँ एक्ट कर रहे हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स के ऊपर, बोटॉक्स, ठीक है, एंड देन यू हैव CRGP रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये हैं। तो ये 3 जो है ना, अब ये आपके लिए नए जो आपको सीखना है और रट्टे मारने जो दवाइयों के, क्योंकि रोज़ नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। Aura, जैसे हम लोगों ने बात की, aura can be very interesting sometimes when you talk to the patients, they are very worried about it, but you can have neurological symptoms. What I get in my migraine, again, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मरीज़ को देखा, हेडेक हो रहा है, वो खातून वो बोले जा रही हैं, वो ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने कहा पता नहीं लोगों को क्या है यार, सर का दर्द ही तो है ना। तो अल्लाह मियाँ ने दिखा दिया। तीसरे दिन मुझे इतना शदीद हेडेक हुआ है, तो मैंने कहा गलती हो गई थी, आइंदा ऐसे नहीं कहूँगा। और उसमें मुझे आई फेल्ट लिटिल एटैक्सिक, मैंने कहा चलो शायद स्ट्रोक भी हो रहा हो, but then I realized कि you know this is my migraine only. So usually you can get ataxia, you can get sometimes you can get double vision, you can nausea, vomiting तो बहुत common है, और तो aura के साथ you can have initial ये होता है actually. तो this is how migraine builds up and goes down. तो initially वो कुछ भी कह सकते हैं कि ये होता है, इसमें सास का रोल भी यहाँ हो सकता है, मियाँ का रोल भी हो सकता है, ये किसी ने तो किया है यहाँ पे माइग्रेन, ठीक है। फिर ऑरा हो जाएगा, फिर वो थ्रॉबिंग हेडेक होगा, फिर वो आपको जाके लेटना पड़ेगा सर पे दुपट्टा बांध के, फिर आप कंसंट्रेशन और डिफ़िकल्टी और वो होगा, और वो 48 आवर्स तक चलेगा। फिर लोग कहेंगे ये बनती है, काम नहीं करना चाहती, वो या ये काम नहीं करना चाहता। बट इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, वाई दीज मेडिकेशंस आर सो एक्सपेंसिव। अभी भी जो ये हैं CGRP रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर लाखों रुपए का, 1,20,000 का है एमोविग, ठीक है। तो कौन इतना पैसा खर्च करेगा अगर ये सिर्फ साइकियाट्रिक था। नाउ वी नो दैट इज नॉट साइकियाट्रिक, पीपल डू गेट रियली बैड हेडेक्स and there are lot of research into it and lot of money that is made to see these medications. तो ये इस तरह से ये जाता है। अब ये है जो मैं जो कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मैं इस जगह करता हूँ, मुझे एक्यूट से इतना शौक नहीं है, क्योंकि एक्यूट तक पहुँच गया ना तो यानी किसी को क्रॉनिक माइग्रेन है। अगर किसी को माइग्रेन साल में 2-3 दफ़ा होता है, ठीक है आप इसके लिए कर लें, महीने में 1 दफ़ा होता है, यू विल टॉक अबाउट दिस एंड विल टॉक अबाउट दीज, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो कहते हैं। इसमें डेफिनेटली एक्सरसाइज, गुड हैबिट्स। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई वो कुरान में जो आयत आई है, एक वो कराची वालों के लिए आई है ख़ास तौर पर, शायद क्योंकि इस्लामाबाद में वैसा नहीं होता, कि अल्लाह ताला ने, मुझे नहीं समझ में आता इस आयत की क्या ज़रूरत थी कि रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए बनाया है, यानी दैट इज़ कुरान में है, ठीक है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रात को सोने का मतलब ये होता है कि लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, चिड़िया बोलना बंद कर देगी, कोई आवाज़ नहीं होगी, तो यू गो इनटू डीपर स्लीप। पाकिस्तान में कराची में लोग 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं। कल भी मेरे पास एक खान साहब आए थे, कल ही की बात है, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा तुम करते क्या हो? तो पूरी रात जागते हैं, हम लोग लूडो खेलते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, पूरी वो होती है, और फिर दिन में सोता है वो। तो दिन में आप कितना ही सो लें, आप डीप स्लीप में जा ही नहीं सकते। 4 स्टेजेस स्लीप आपकी नहीं आएंगी, क्योंकि शोर तो होगा बाहर, तो यू लिंगर ऑन स्टेज 2 या स्टेज 1, स्टेज 3, यू नेवर डू इन रैम आपको आएगी नहीं। तो वो जो है ना, एक तो वो सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आती हैं, गुड लाइफस्टाइल, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन स्लीप बेटर, डाइट लोग करते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं डाइट के अंदर, वो सब कुछ होता है। बट वंस यू आर स्टक एज देन यू हैव कम टू अ न्यूरोलॉजिस्ट टू सी एंड सी इज नॉट गोइंग अवे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यू हैव मेडिकेशंस एंड सबके वो जो हैं लेवल ऑफ एविडेंस डिफरेंट है। मैंने ज़्यादा पेपर्स नहीं रखे, लेकिन लेवल ऑफ एविडेंस हम लोग बात कर सकते हैं कभी डिटेल में। लेकिन एंटी कन्वल्सेंट्स भी काम करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी काम करती हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटेड डिवाइसेस भी काम करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ट्रिप्टेंस। वो डॉक्टर सोनावाला का कौन था, गुड्सबी था ना, पीटर गुड्सबी की जो है फेवरेट दवाई कैंडिसार्टिन है। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन हेडेक्स। अगर उसका पढ़ें आप आर्टिकल्स, वो यूज़ करता है ये हमारी एडवेंट जो होती है कैंडिसार्टिन 8 मिलीग्राम्स, वर्क्स लाइक मैजिक, ठीक है, जिन में करती है। अब जिसमें नहीं करे उसमें नहीं करे, लेकिन तो हर आदमी की एक फेवरेट दवाई होती है जो उसके अपने तजर्बे से होता है और वो ट्राई करते हैं। बट एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट एंड विल टॉक अबाउट हाउ वुड यू सिलेक्ट, यानी छोटी सी गाइडलाइन हम लोग कर लेंगे। लेकिन एक्यूट में अब हमारे पास ट्रिप्टेंस आ गए। जो मैं खाया करता था जब मैं अमेरिका में था, सबसे सेफ था वो एल्मोट्रिप्टेन था, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ सोमाट्रिप्टेन है, और सोमाट्रिप्टेन के साथ होता है कि हाँ जोल्मी है।
ज़ोल्मीट्रिप्टेन है। सोमाट्रिप्टेन जो है वो हार्ट के जो ट्रिप्टेन रिसेप्टर्स हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टेन, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी सिलेक्टिव, तो ये सबकी करती है, तो कॉरोनरी की भी वो करती है, तो इट कैन कॉज एक्चुअली कॉरोनरी पेन कर सकती है, इट कैन कॉज एंजिना। तो सोमाट्रिप्टेन हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास ज़ोल्मीट्रिप्टेन अवेलेबल है। बाकी हमारे पास कोई भी नहीं है। जो लाइटर वाले थे राइजीट्रिप्टेन या फ्रोवाट्रिप्टेन या एल्मोट्रिप्टेन, वो है ही नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल। एर्गोटामीन होते थे डेरिवेटिव्स, बट दे आर मोर डेंजरस, अगेन दे कैन कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन इन द हार्ट। डीटेंस और जी पैंट्स ये नहीं आए, दे CGRP वेरी एक्सपेंसिव। मेरे ख्याल से मेरा एक आध पेशेंट है जो जी पैंट के ऊपर है, पर ये हज़ारों लाखों रुपए में चली जाती है ये एक्यूट के अंदर। न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस आए हैं जिसके अंदर वो सर के ऊपर लगाते हैं, वो नॉन स्टीरॉयडल एंटीफ्लेमेटरी जो हमारी पुरानी है NLG6 जो आप शुरू में यूज़ कर सकते हैं। नेप्रोक्सिन वर्क्स लिटिल बिट बेटर देन अदर्स, बट ऑल नॉन स्टीरॉयडल्स कैन वर्क, बट द प्रॉब्लम इज लॉन्ग टर्म अगर उनको रख दें तो फिर वही अल्सर्स हैं, किडनी फेलियर है, रीनल डिजीज़ एंड ऑल दैट, सो यू हैव टू बी। ये हैं, इसका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ये नई आई हैं, तो ये कैसे काम करती हैं, ये आपके MCQ क्वेश्चंस हो सकते हैं। हमारे पास तो कोई भी नहीं है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई, वो उसने मंगवाई है वहाँ से, दुबई से मंगवाई, तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है हर 3 महीने में। तो ये था ना ग्लेनक्लूमिमैब, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत इंजेक्शन, सब कुछ उसके अंदर बना हुआ होता है, आप बस बटन दबा दें, खुद सेल्फ इंजेक्ट, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो बट वी वुड नॉट बी एबल टू गेट इट वेरी सून बिकॉज द कॉस्ट इसकी, अब आप एक है शायद $700, 7 3 21, 2 लाख है ना, 10,000 रुपए का, तो 2,10,000 आप कहेंगे उसका सर का दर्द तो वैसे ही चला जाएगा। तो ये बता सकते हैं आप, लेकिन ये आपके मोस्टली फॉर एग्जाम क्वेश्चंस और एंड विल यू गो आउट एंड प्रैक्टिस इन दुबई मे बी और आउटसाइड। ये जो हैं ये अभी मेरी एक पेशेंट जाके इंग्लैंड में लगवाती है ये, तो ये जो हैं ये भी जी पेंट्स और D10s, ये दोनों, इसके जी पेंट्स 2 हैं और D10 1 है। ये बहुत सेफ हैं, ये वेरी टारगेटेड फॉर एक्यूट माइग्रेन थेरेपी। ये मैंने स्लाइड उसी से उतार ली थी लेकिन इनके जेनेरिक क्रीम ये हैं, रेमीजीपेंट, यूरोजीपेंट और लेस्मीटिडैन। ये जो है ना, ये इंटरेक्शन इसकी बहुत कम है। तो आमतौर पे जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछते हैं किसी को माइग्रेन हेडेक डिसऑर्डर बनाया, आप ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो ये आमतौर पे एंटी फंगल्स के साथ भी वो नहीं करता, इंटरैक्ट नहीं करता। तो कोई केस अगर आपको ऐसा बना के दें और डालें कि ये डाली हुई है तो ये दिस इज सेफर, दिस हैज लेस इंटरैक्शंस, बट दिस मोस्टली फॉर अस, इट इज़ राइट नाउ for more for examination point of view, we can't get it. We probably would not be able to get it for another few years because these are very expensive until somebody copies it. अगर जो ओरल वाली तो कॉपी हो जाएंगी, वो जो है सबकुटेनियस शायद कॉपी ना हो पाए। ये एक्यूट थेरेपी में अगेन वही जो ज़बरदस्त चीज़ है ना, वो डाईहाइड्रोएर्गोटामीन है। इसका एक प्रोटोकॉल होता था, आपके ज़माने में भी होता होगा ना, वो हम लोग एडमिट करते थे, एडमिट करके डाईहाइड्रोएर्गोटामीन प्रोटोकॉल होता था, उसमें मैक्सिलॉन लगाई, डाईहाइड्रोएर्गोटामीन सबकुटेनियस लगाते गए, स्टेटस माइग्रेनोसस कहते थे। तो अमेरिका में चक्कर ये कि वहाँ पे लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, ज़ाहिरी बात है, तो जो हमारे यहाँ तो और बहुत मसले हैं। तो ये जो है, मेरा एक दोस्त आया, वो कहता है मुझे फरारी गाड़ी है, उसका नया मॉडल नहीं मिल रहा, तो बड़ा परेशान था कि यार फरारी मुझसे नहीं ख़रीदी जा रही है। न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, मैं बैठा हुआ था, मेरी बीवी ने फ़ोन किया, यार वो घर में पानी का टैंकर नहीं है, तो मैंने फ़ोन उठाया हुआ था, तो मैंने उससे कहा देखो यार तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, परेशान सब है दुनिया में, तुम्हें वो जो है फरारी नहीं मिल रही है, मुझे अभी आज पानी का टैंकर नहीं मिल रहा है, तो सबके मसले अलग हैं। तो अमेरिकन जब भी होता है ना, वो जाके लेट जाता है, तो आपके हॉस्पिटल में तो एडमिशन नहीं होते हैं। अमेरिका में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 3-4 स्टेटस माइग्रेनोसिस के साथ एडमिट हुए होंगे, ये जी मुझे इतना सर का दर्द है, तो वो एडमिट हो जाते हैं, तो उसमें आमतौर पर ये यूज़ करते हैं। अब सॉरी, एक्यूट थेरेपी के अंदर हो गया ओपियोइड्स, आई ट्राई नेवर टू यूज़ इट बिकॉज एक इसकी आदत पड़ जाए तो फिर छूटती नहीं है। किन्स विन्स ना ही दें तो अच्छा है। तो ये तो बिल्कुल कोई बूढ़ा आदमी हो जिसको आपको पता है कैंसर पेशेंट है, बट यू कैन हैव, दीज आर फॉर द मॉडरेट पेन एंड दीज आर फॉर सिवियर पेन, and then opioids only if you are just completely stuck, otherwise I would not use them because of high potential for
अब मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो उसको इतनी किसी ने आदत डाल दी है कि वो घर पे खुद ही किन्स लगाती रहती है, अपने आप को ही लगाती है। अब उसे मिल कहाँ से जाता है, खुद ही इंजेक्ट करती है। और ब्राइट स्टूडेंट, वेरी ब्राइट पर्सन, इतनी उसकी जॉब्स छूटी हैं इसकी वजह से, तो किसी ने लगा दिया किन्स पे, वो किन्स नहीं छूट रहा है उसे। हर तरह से करके देख लिया है। प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस में कौन सी अच्छी दवाई है? कोई भी अच्छी दवाई नहीं है। अच्छी वो है जो कि आप मरीज़ के हिसाब से सोचें। तो कोई अगर हाइपरटेंसिव है, जैसे मैं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मेरे ऊपर था, मेल है और आपको कैल्शियम चैनल या बीटा ब्लॉकर देना है, सेक्सुअल डिसफंक्शन प्रोपेनालोल कर सकता है तो आप ना दें, कोई सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दें। लड़की है और वो जो है उसको आप वेल्प्रोइक एसिड नहीं देंगे, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि हेयर लॉस है। वो मेरे पास यही आए ड्रग कंपनी वाले कि जी मुझे वो आया, बैठा सामने मेरे ऑफिस में, उनसे मुझसे कहा कि जी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रायल्स किसके ऊपर हैं? वेल्प्रोइक पे हैं। वेल्प्रोइक से अच्छी कोई दवाई नहीं है माइग्रेन के लिए। और मुझे पढ़ा रहा था वो। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, इतनी अच्छी दवाई है ना, तुम लोग कुछ दिन। और मैंने कहा 1 महीना तुम लोग, क्या अच्छी दवाई है ना, तुम्हारी अपनी दवाई है, तुम खुद खाओ, और जब तुम मोटे हो जाओगे तो तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, फिर आके तुम मुझसे बात करना। तो चक्कर ये कि दवाइयाँ तो कोई भी अच्छी नहीं है, यानी यू आर, हाँ कौन सी? साइप्रोहेप्टेडीन मैंने बहुत पी है, उसकी वजह से ये हाल है आज मेरा। ठीक है, मेरी अम्मा ने मुझे साइप्रोहेप्टेडीन पिलाई है बचपन में। तो साइप्रोहेप्टेडीन आती है ट्रेसोरिक्स फोर्ड के नाम से, पहले आती थी। हाँ 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 दे सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि ये भी मोटापा करती है ना। इट्स ए वेरी गुड स्टिमुलेंट ऑफ एपिटाइट। तो पेरिएक्टिन के नाम से आती थी। मेरी अम्मा समझती थी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तबाह के पेरिएक्टिन पिलाई। नहीं, मोसीगार अलग है, मोसीगार है पाइजोटिफिन, वो इसमें लिखी हुई नहीं है। अभी हम इसकी बुराइयां कर रहे थे फ्लूनेरेजीन की। फ्लूनेरेजीन इज एक्चुअली लाइक एन एंटीसाइकोटिक, ठीक है। अब चक्कर ये होता है कि ये इट्स अ कैल्शियम चैनल एंटागनिस्ट एंड इट वर्क्स लाइक एन एंटीसाइकोटिक। तो लॉन्ग टर्म में इसके वही साइड इफेक्ट है जो आप एंटीसाइकोटिक्स के देखते हैं। हाँ, EPS वगैरह हो जाता है। और आप एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जहाँ जाएँ, जो मैं हर लेक्चर में कह देता हूँ, लीवोप्रोसाइड देखें ना तो शोर मचा दिया करें, ठीक है। आजकल लीवोप्रोसाइड का इतना फैशन हो गया है, पता है नहीं, इट्स एन एंटीसाइकोटिक एंड पीपल आर राइटिंग इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब सारे मरीज बेचारे पार्किंसोनियन होके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो बीमारी होती कर देती है। जब तो GI वालों को भी पढ़ाएं, आप भी GI वालों के पास जाएं। हाँ आए भी, उनसे कहा भाई छोड़ दो, अगर तुम्हें लगता है कि दिमाग खराब है तो साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दो। लेवोप्रोसाइड की बात है, लेवोसल्प्राइड और एक आइटोप्राइड भी है, सारे ये सब डोपामीन ब्लॉकर्स हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, दिमाग सही कर दिया तो वो कंप्लेन करना बंद कर देते हैं। इट शुड गो टू साइकाइट्रिस्ट प्रॉब्लम। तो वो देते हैं ना। तो अच्छा, अगर साइकाइट्रिस्ट के ऊपर लिखा होगा ना साइकाइट्रिस्ट है, खुली सामने लिखा होगा, रेस्पेरिडोन लिखी होगी, तो सबको पता होगा क्या हो रहा है। वो लोग फिर कैंप्रो शैम्प्रो भी साथ दे देते हैं ना। अब अगर GI डॉक्टर शुरू करता है तो उसको तो पता भी नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, यानी उसने खुद नहीं पढ़ी होती दवाई। बात जाके पढ़ तो लो दवाई के बारे में, ये साइड इफेक्ट कितने होते हैं। तो हाँ, ये नहीं, फ्लूरेनाजीन मैं जब भी यूज़ करता हूँ वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट, 2 वीक्स 4 वीक्स मैक्सिमम 6 वीक्स, फिर हटा देता हूँ। तो मैं इसे ऐसे यूज़ करता हूँ कि इसको ब्रेक करके, यानी ब्रेक कर दिया साइकिल, फिर कोई चीज़ कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया में कोई दवाई अच्छी नहीं है, ये आप सोच के करें। मैं थोड़े दिन के बाद होगा, मेरे साथ होने वाला है बहुत जल्दी। अब जब डिस्कस कर ही रहे थे कि हम हिकमत पे कैसे जाएंगे, ठीक है, तो मैं हकीम बन जाऊँगा बहुत जल्दी। लेकिन चक्कर ये कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप दवाई लिखें 10 दफ़ा सोचें कि ये नहीं होगा कि पूरा, पाकिस्तान में तो मैंने देखा है खासतौर पे कोयटा से जो आते हैं, कि जब तक वो पूरा भर नहीं जाए ना, उसे मज़ा नहीं आता कि यार पूरा पेपर नहीं भरा। और मुझसे एक नहीं लिखी जाती है। मैं जब एक लिख रहा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ, जब मैं ट्राईसाइक्लिक लिखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम होगी, इसको यूरिनरी रिटेंशन होगी, इसको मोटापा होगा, ठीक है। तो बेचारा माइग्रेन की वजह से फिर वो और हो जाएगा। तो एक दवाई आप लिख दें, उसी के साइड इफेक्ट वो बर्दाश्त कर ले, बहुत है। बट आई यूज़ नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरट्रिप्टिलिन मोर, इसमें लेस साइड इफेक्ट्स हैं बनिस्बत एमिट्रिप्टिलिन के। एमिट्रिप्टिलिन इज़ द मोस्ट स्टडी, बट वेट बढ़ाती है, ठीक है। बुढ़े में दे देंगे तो कॉग्निटिव लॉस शुरू हो जाएगा, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। तो व्हाट आई वुड से कि व्हेन एवर यू रीड अबाउट मेडिकेशन, डोंट रीड अबाउट द इफेक्ट्स। वो तो ड्रग कंपनी वाले आके बता देंगे सर ये इसके लिए होती है, उसको छोड़ दें। आप उठाएं साइड इफेक्ट्स एंड इंटरैक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड इंटरैक्शन। नॉरट्रिप्टिलिन सेंसिवॉल के नाम से आती है, 2 रुपए की दवाई है, वही 1.5 लाख के उससे काम करती है। 25 नहीं, आमतौर पे 25 से काम चल जाता है।
लेकिन आप 50 तक जा सकते हैं, लेकिन फिर वही ड्राई माउथ होना शुरू हो जाएगा आपको, वो सारे चक्कर हो जाएंगे। तो ड्यूरेशन आमतौर पे 3-6 महीने, बट प्रॉब्लम है माइग्रेन इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, कभी कभी सालों भी चलानी पड़ती है। हाँ, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि सालों कौन सी चलेगी। टोपायरामेट ग्रेट मेडिकेशन, ठीक है, हॉरिबल हॉरिबल, causes acute close angle glaucoma, रीनल स्टोन्स, ठीक है, खतरनाक दवाई है। तो ऐसे लग के छोड़ना नहीं है, देना है तो पेशेंट को। मैं सबसे पहले बताता हूँ, विजन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई और चक्कर हो तो मुझे आके बता दें। सिंध में तो वैसे ही किडनी स्टोन्स इतने ज़्यादा हैं, तो मैं SIUT में भी होता हूँ, और टोपायरामेट से तो मुझे इतना डर लगता है क्योंकि किडनी स्टोन्स का दबा के किडनी स्टोन्स करती है, ठीक है। तो होता ये कि सारी दवाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन इन टर्म कि आप किस मरीज़ को दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, और आपने उसका कैसे ख्याल रखा है। आई थिंक फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, कोशिश यही करें कि यार योगा कर लो, उल्टे लटक जाओ, कुछ कर लो, लेकिन दवाई कम से कम, और ये, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस में एक मेडिकेशन। अब ऐसे भी होते हैं कुछ में 2-2, 3-3 होते हैं, जो अगर आप हेडेक क्लिनिक्स में जाएँ तो दे विल बी ऑन ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे जो बीटा ब्लॉकर पे भी होगा, ट्राईसाइक्लिक पे भी होगा, टोपायरामेट पे भी होगा, 3-3, 4-4 दवाइयाँ चल रही होती हैं, लाइफ मिजरेबल होती है। तो सीवियर पेन में तो फिर आपको यूज़ करना होता है अनफॉर्चुनेटली। कॉम्बिनेशन, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे डॉक्टर है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ करें कुछ भी, लेकिन ये सोचें पहले कीप पेशेंट फर्स्ट कि यार इसका मैंने क्या हशर करना है आगे जाके, ठीक है। ये है, ये इन्होंने बड़ा अच्छा, मुझे ये भी मैंने किसी से चुराया है, जाहिर बात है। तो ये जो है, नहीं ये आपकी स्लाइडों में था, तो ये बहुत अच्छा है। तो एमीट्रिप्टिलिन, अगर उसको डिप्रेशन हो रहा है तो आप दे सकते हैं। अब डिप्रेशन से मुझे इतना डर लगता है क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। डिप्रेशन तो आपने देख लिया, हो सकता है उसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, आपने उसे कर दिया जी, दे दी SSRI, नेक्स्ट दफ़ा वो पता चला आपने लोगों को मारता हुआ आ रहा है और ये कर रहा है, वो मैनिक हो गया, ठीक है। अगर प्रोपेनोलोल है, तो अगर उसको हाइपरटेंशन है तो बिल्कुल आप ये चूज़ कर सकते हैं, या एनी बीटा ब्लॉकर। तो आप नेबिविलोल वर्क्स वेरी वेल, 2.5 मिलीग्राम। मैं कॉनकोर्ड जैसे ले रहा हूँ 2.5 मिलीग्राम। टिनोरमिन वर्क्स वेरी वेल, ये जो है हमारी क्या है, एटिनोलोल, ये ऑल वर्क वेरी वेल। बट एज़मा होगा तो आप नहीं लेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वर्क वेरी वेरी वेल, इसमें विरापिमल वर्क्स वेरी वेरी वेल। डिल्टाइसिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में वही जो हमने बात की, टोपायरामेट है, वेलप्रोइक है, बट हैज़ मोर साइड इफेक्ट्स। तो बस ये देखना होगा किस तरह से ये करना है। अब टेंशन और माइग्रेन में, टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ज़ाहिरी बात है। अब मैं उससे पूछता हूँ, एक दफ़ा भी किसी को नॉजिया हो जाए, बड़ा आसान है हेडेक के साथ, इट्स अ माइग्रेन अंटिल प्रूवन अदरवाइज। एक दफ़ा वो कह देना मुझे मतली भी हुई थी, बस फिर मुझे टेंशन वेंशन नहीं सोचना, ठीक है। आप उससे बोले कभी ज़िंदगी में मतली हुई है तो मैं उसके साथ गर्दन वर्दन में चला जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन आमतौर पे इट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ फोटोफोबिया, नॉजिया, वॉमिटिंग। और एक वॉमिटिंग हो गई तो बहुत ही अच्छा है इनके अंदर। तो सबसे जो सबसे अच्छा लगा है वो नॉजिया और वॉमिटिंग का है, जिससे आप बता दें। अब ये इन्होंने पूरा बनाया था किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खैर बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो उसी हिसाब से है जो आप माइग्रेन का करेंगे, टेंशन टाइप का। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं ना कुछ, ये वेनलाफैक्सीन, दिस इज़ लाइक अ मैजिक ड्रग, अगर जिसी में चल जाए। वेनलाफैक्सीन इज़ अ, हाँ, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ ऑल, it's a dopamine agonist. You can use it in Parkinson's disease. It's an SNRI. It is also an SSRI. तो इसको कहते हैं dirty SSRI. एक है मैं बुक का नाम बताता हूँ, कूपर की है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यूरोफार्माकोलॉजी। हाँ, क्लास 2 में आई था। हाँ, और जिसको नहीं लगती उसको बहुत बुरी लगती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे नॉजिया वॉमिटिंग होता है कि ट्रायल है, वो तो मेरे डाले नहीं है इसके अंदर, लेकिन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल तो बहुत कम दवाइयों में, जैसे एमीट्रिप्टिलिन के साथ है, प्रोपेनोलोल के साथ है, और अब ये जो नई दवाइयाँ आ रही हैं इनके साथ बहुत अच्छे ट्रायल। अब ये जो नए आए जो आपको याद करने पड़ेंगे, ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सिफेल्जियास, क्लस्टर, प्रोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया, ये सोनैक्ट और सूना और टैक, ये 4 किस्म के नए हैं। इनके बारे में आजकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसकी जाके डेफिनेशन। बट दे आर शॉर्ट लास्टिंग, दे हैव अ लिटिल डिफरेंट। और क्लस्टर को नहीं भूलिएगा, क्लस्टर इज़ दिस, अगर किसी के साथ ये हो रहा है, आँख के अंदर बहुत ज़्यादा है, इट्स अ बैड हेडेक, पीपल ट्राई टू किल देमसेल्व्स, इसका बहुत बुरा होता है।
और इसमें नेजर आई कैन क्लस्टर का मतलब क्लस्टर्स में होगा, एक क्लस्टर हो जाएगा फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, एक क्लस्टर। अभी एक मज़ेदार एक मेरे पास मैसेज आया कि क्लस्टर कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें मेरा नाम था, तो उसने मुझे किया मैसिडोनिया से मैसेज कि मुझे ही बताएं मैं क्या करूं, कि यहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं है, मैसिडोनिया में बहुत कम न्यूरोलॉजिस्ट है, सीम्स लाइक दैट। तो फिर मैंने उससे कहा तुम्हें कभी, उसने एक आध रैप, मैंने कहा लिथियम ट्राई किए कभी तुमने, और ऑक्सीजन, उसको पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन एक्यूट में ट्राई की जाती है। आई डोंट, तो इसका एक्यूट ये जो है ना, हाँ, तो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, ये नेज़ल ऐसे हो रहा होता है। तो अगर ये पिक्चर आपको याद रहे ना, बट इट कम्स इन क्लस्टर्स, एक आएगा फिर बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर क्लस्टर आ जाएगा, आमतौर पे सर्दियों में क्लस्टर आ रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है ऑक्सीजन की, इसमें जो तस्वीर लगी थी मैंने वहीं से निकाली है, उसमें खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी जिसने एक हल्का सा यूँ करके मास्क लगाया हुआ था, तो वो तस्वीर मैंने हटाई और ये तस्वीर लगाई इंटरनेट से ढूंढ के। इसमें ये सबसे अहम चीज़ है, दिस इज अ रीब्रीदेबल मास्क, you have to have 100% ऑक्सीजन for 10 minutes. It's like magic. आप लगाते हैं वो सही हो जाता है बिल्कुल। घर में भी आप रख सकते हैं। जब घर में ऑक्सीजन रखने के लिए कहें तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? घर में कोई सिगरेट तो नहीं पीता ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में पीते थे, तो आपने एक जगह सिगरेट लगाई और एक जगह मास्क लगाया, वो धमाके से उड़ता है। तो ऑक्सीजन अगर घर में है और कोई सिगरेट पी रहा है तो एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा, क्योंकि ठीक है। तो ये आप उसको दे सकते हैं जो ऑक्सीजन नहीं, वो सिगरेट ना पीता हो, तो ये आपने घर में आप रख सकते हैं, लगाया फ़ौरन कर लिया, ऑक्सीजन वर्क्स वेरी वेरी वेल। फिर ये सारी चीज़ें, डाइहाइड्रोक्लोरोक्वीन सोमाट्रिप्टेन कैन फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट, बट ऑक्सीजन इज़ लाइक मैजिक। यही आमतौर पर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वही इसमें स्टीरॉइड दे सकते हैं। जो चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है, लिथियम कार्बोनेट वर्क्स वेरी वेरी वेल फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लस्टर हेडेक्स। लिथियम इज़ अ टॉक्सिक ड्रग, अब उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, सारी बात है। वो क्रेटिनिन फॉलो करना होता है, थायराइड फंक्शन फॉलो करने होते हैं। तो रीड अबाउट द मेडिकेशन, बस आई विल टेल यू कि जस्ट रीड अबाउट साइड इफेक्ट्स। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फार्माकोलॉजी। थेरेप्यूटिक इंडेक्स उनका नैरो है। हाँ नैरो है, बहुत थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है बिल्कुल। लेकिन हम इसमें थोड़ा हमारे पाकिस्तानी और छोटे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट तो 800 मिलीग्राम से जाते हैं, हम तो 400 पे भी काम चला सकते हैं, 200 पे भी, वो भी अब यूज़ नहीं करते। हाँ, वो भी यूज़ नहीं। तो ये आपको इम्तहान के लिए अगेन, कि आपको अगर कोई मैं केस बना के दूंगा या डॉक्टर नाइला केस बना के देंगी, तो ट्राइजेमिनल को इन दोनों के दरमियान आपको करना होगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये तो V1 में ज़्यादा है, और ये आमतौर पे क्योंकि दांत निकलते हैं ना, तो ये इधर होते हैं ज़्यादातर। ट्राइजेमिनल वाला दांत निकलवा के आता है, 2-3 दांत उसने निकलवाए होंगे, तो ये V2 V3 में ज़्यादा होता है, V1 में, वो V1 में ज़्यादा होता है। और वेरी सीवियर पेन है, लेकिन ड्यूरेशन फ़र्क है। ये तो वेरी शॉर्ट है, ये जो सुनैक है। ऑटोनॉमिक फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं इसमें, सुना वगैरह के अंदर। जब लास्ट टाइम वो आए थे डॉक्टर अनवार, उन्होंने कहा कि ये जो V1 में पेन है और शार्प है, दैट इज नॉट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, दैट इज सुना अनलेस प्रूवन अदरवाइज। गुड, ओके। और ये जो है इसकी लुमोट्रिजीन अच्छी दवाई। लुमोट्रिजीन ऑल्सो अ ग्रेट मेडिकेशन, वर्क्स फॉर मूड डिसऑर्डर, वर्क्स फॉर माइग्रेन, जैसे इसमें आ गया। मर्क्स इट इज़ नॉन सिडेटिंग, मॉर्निंग में दे सकते हैं। रैश ऐसा करता है कि आदमी मर सकता है, तो अगर आपको नहीं पता और लोग लुमोट्रिजीन मैंने देखा है 50 मिलीग्राम्स BID, चलो भाई छुट्टी, वो मर जाएगा। ठीक है, अगर उसको रैश हुआ तो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। अगर देखा है किसी ने स्टीवन जॉनसन? स्टीवन जॉनसन मैंने कार्बामेज़ेपिन के साथ भी देखा है, मैंने लुमोट्रिजीन के साथ तो देखता ही रहता हूँ, बहुत खतरनाक है, यानी पीपल डाई बिकॉज ऑफ स्टीवन जॉनसन। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, टाइट्रेट इट अप वेरी स्लोली, और उसको अपना टेलीफोन नंबर दें कि अगर रैश हो तो बंद कर दें, ताकि अगर रैश हो तो वो गड़बड़ हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें चलती का। लेकिन ये इधर भी चल जाता है एक्चुअली कार्बामेज़ेपिन, तो अगर आप गलती करने के चक्कर में हैं तो कार्बामेज़ेपिन दे देंगे तो दोनों में चल जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी हेडेक्स पे बहुत सारी स्लाइड्स थी, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं एक आपसे बात कहता हूँ कि अरे इसमें वो स्लाइड गायब हो गई जो मैं सबसे पहले करना चाह रहा था। एक सेकंड में देखता हूँ, अगर वो स्लाइड नहीं है तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। वो कहाँ गायब हो गई? अच्छा, वो गायब हो गई। मैं जो करना चाह रहा था वो था कि व्हाट आर मिथ्स अबाउट हेडेक। तो एक मिथ अबाउट हेडेक इज़ कि साइनस कॉजेज हेडेक्स। ठीक है, तो ये सब बहुत पुराना मिथ चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया हार्वर्ड के अंदर कि वो ले गए, उन्होंने कैप्सिकम होती है ना, जो मिर्च होती है, मिर्च उठा के साइनस में डाल दी। ठीक है, कि देखते हैं इससे कितना हेडेक होता है। एंड दे डिड पैट स्कैन्स ऑन द ब्रेन, कि लाइट अप होते हैं ये एरियाज जो हमें पता है
हेडेक के लाइट अप में, कोई लाइट अप नहीं हुआ। तो साइनस और हेडेक का ऐसा ही ताल्लुक है जैसे यूटीआई और हेडेक का ताल्लुक है। किसी को यूटीआई होगा ना, उसको भी हेडेक हो जाएगा। अब जाहिर बात है ये इधर है तो कहते हैं आप किसी बूढ़े को पूछ लें उसे सर में दर्द हो जाएगा। तो साइनस करीब में साइनस एक्यूट साइनस हेडेक्स आर डिफरेंट। वो तो नाक बहरी होगी, एक्यूट साइनोसाइटिस। क्रॉनिक साइनोसाइटिस डज नॉट कॉज अ हेडेक, ठीक है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस की और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक्यूट साइनस में वो साइनस मेन होगा, इस जगह होगा, जाहिर बात है नाक बहरी होगी, वो हो रहा होगा। तो सेकेंडरी से तो किसी भी चीज़ से हेडेक हो सकता है, लेकिन इसमें जो हम लोग करना चाहते हैं ना, वो जो कॉमन है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, जाहिर बात है ट्रॉमा के बाद विप्लैश, हीमाटोमा, ये तो सब पता है, पोस्ट क्रेनियोटमी हेडेक्स हो सकते हैं। इसमें स्ट्रोक के बाद, स्ट्रोक यूजुअली डज नॉट कॉज अ हेडेक, दैट्स द इशू। जब भी तो लोग घर बैठे रहते हैं, तो यूजुअली डज नॉट कॉज अ हेडेक एंड यूजुअली डज नॉट कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आर्थराइटिस, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये होगा, cerebral venous sinus thrombosis. So if you have a pain and you have neurological deficit and you're thinking about, दूसरा dissection के अंदर हो सकता है headache, carotid artery dissection, जो chiropractic manipulation, एक आजकल पाकिस्तान में नए आ गए chiropractor, अगेन उसके बारे में बता दूं आपको। न्यूरोलॉजिस्ट आप जाके प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कम से कम फीस है $200, ठीक है, यहाँ उल्टा है। कायरोप्रैक्टर की फीस है $25, ठीक है। तो गरीब लोग, जैसे मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास थोड़ी जाऊँगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार। मैं जाऊँगा कायरोप्रैक्टिक, वो मालिश या कड़क कड़क करेगा, कह देगा ये आप सही हो गए, और डाइसेक्शन कर देगा। जो मैंने पहला डाइसेक्शन यंग में देखा था, वो कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन की बात देखा। यहाँ कायरोप्रैक्टर माशाल्लाह बहुत सारे बैठे हुए हैं, $7,000 लेते हैं पर विजिट के, ठीक है, और कहते हैं जी कम से कम आपको 6 या 7 विजिट करने पड़ेंगे। तो कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन लोअर बैक में अलाउड है, नेक में तो वैसे ही बहुत डेंजरस है। देयर आर टन्स ऑफ लिटरेचर ऑन इट। अभी आप जाके करें कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन, और दे कॉज वर्टिब्रल आर्टरी डाइसेक्शन एंड कॉज स्ट्रोक, खासतौर पे यंग पेशेंट्स में होता है। मेरे दोस्त से यूएस में, उसको जो ना ये ब्लाइंडनेस होगी इसके कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन की, ये ना यंग कंसल्टेंट, यंग का वो कायरोप्रैक्टर के पास जाना खतरनाक। तो एक ने मेरे था, उसने कायरोप्रैक्टर किया तो पूरा उसको इतनी जोर का किया यहाँ से कि थोरेसिक कॉर्ड उसकी कर दी, सिंगापुर भेजा उसे करने के लिए। अच्छा, वो तो जाहिर बात है $7,000 चार्ज कर रहे हैं पर सेशन, नहीं 7,000 से भी ऊपर हो गए, शायद $15,000 हो गए पर सेशन के, वो इट्स लाइक अमेजिंग। अच्छा, ये इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन एंड लो भी, लो तो आपने देखा होगा, जब हम लोग करते हैं लंबर पंक्चर उसके बाद होना शुरू हो जाता है, उसे लो इंट्राक्रैनियल हाइपोटेंशन की वजह से भी हो सकता है। और इसमें कौन सा अच्छा है, अभी मैंने ये देखा था कैरी वन मैलफॉर्मेशन, कभी कभी ये होता है कि हर्निएशन ज़्यादा हो जाती है एंड दे गेट टेरेबल हेडेक्स, उसमें कभी कभी सीरिंग्स हो गई, तो कैरी वन मैलफॉर्मेशन कॉज समटाइम्स एंड यू हैव टू डीकम्प्रेस इट, समटाइम्स इट्स द हेडेक्स आर सो बैड। सब्सटेंस अब्यूज़, अभी मेरे पास एक साहिबा आई, किसी ने डायग्नोज नहीं किया था कि डायग्नोसिस नहीं हो रही है, 75 ईयर ओल्ड, कि बस एटैक्सिया, डायग्नोसिस ही नहीं हो रही, डायग्नोसिस नहीं हो रही। तो वही बातें हुई, मैंने सब एग्जामिनेशन, शी वॉज एटैक्सिक, समझ में नहीं आ रहा, MRI देख लिया, सब कुछ हो गया। फिर मैं गप्पे लगा रहा था, तो गप्पे लगाने मैंने कहा आप करती क्या रहती हैं, मैंने कहा क्या आपकी व्हाट आर योर, कहली बस रात को 2 या 3 वॉडका पी के सो जाती हूँ। मैंने कहा ओह अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द डायग्नोसिस। तो अब आप वो एक, मैं अभी कल भी मैंने गोरे को देखा था, वो भी कहता है मैं पता नहीं क्यों गिर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं गया वहाँ पे, वो भी 4 वॉडका, तो मैंने कहा सॉन्ग है टिप्सी नाम है उसका, सॉन्ग का नाम ही टिप्सी है। मैंने कहा यू शुड हियर दैट सॉन्ग कॉल्ड टिप्सी। तो ड्रग का पूछना, अब मैं ये नहीं पूछता, खैर मैं जिस एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ वरना ज़्यादा है, मेरे ख्याल हर जगह ही है, तो मैं अब ये नहीं पूछता कि आप पीते हैं, मैं ये पूछता हूँ आप कितनी पीते हैं, चाहे मौलवी हो चाहे कुछ भी हो। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने कहा सब पी रहे हैं। तो आपको सब्सटेंस अब्यूज़ अपने जहन में रखना है। बहुत बच्चे जो हैं आजकल ड्रग्स मिल रही हैं अजीब व गरीब किस्म की, चाय खाने इतने खुले हुए हैं उसके ऊपर, यू हैव टू बी वेरी वरीड अबाउट सब्सटेंस अब्यूज़ दैट कैन कॉज। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रॉनिक डेली हेडेक्स बिकॉज ऑफ ड्रग ओवर यूज़ हेडेक, तो वो आपको याद रखना है, आप उसे ड्रग ओवर यूज़ हेडेक भी कहते हैं। और वो ये कि लोग लिए जाते हैं वही दवाई जो है, जो पेन मेडिकेशन दे कैन कॉज पेन एंड यू हैव टू विड्रॉ देम फ्रॉम देम, एंड इवन पेनाडोल कैन कॉज दैट। सो और ख़ास तौर पे जो सबसे ख़राब है वो एक्सेड्रिन माइग्रेन जिसे है ना, जो अमेरिकन दवाई है, लोग बड़े शौक से लाते हैं इतना महंगा खरीद के, तो उसको तो नाम ही रख दिया था एक ज़माने में एक्सेड्रिन विड्रॉल हेडेक्स, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कैफीन है, उसके अंदर पैरासीटामोल है और एस्पिरिन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत तरह से मिलते हैं पेनाडोल एक्स्ट्रा के नाम से। और होता है ये कि बॉडी के हेडेक उसको, जैसे मैंने कॉफ़ी पी है, मेरा दिल चाह रहा था कॉफ़ी पी, आज सुबह मैंने पी नहीं थी,
my brain will want a coffee now. तो what it will do, it will give me a little headache कि यार दोबारा अपनी कॉफ़ी पी लो, ज़ाहिर बात है और किस तरह मांगेगा. तो अगर आप मुसलसल पैराडॉल एक्स्ट्रा ले रहे हैं 3 दिन में, तो आपके ब्रेन को तो अच्छी कैफीन की आदत है. देन यू सडनली डिसाइड वन डे कि यार आज मैं आज नहीं लेता, तो यू गेट अ हेडेक. तो इसे कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक. इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन ज़ाहिर बात है, मेनिंजाइटिस, पोस्ट इन्फेक्शस हेडेक्स, ये तो सबको पता है कि मेनिंजाइटिस इज़ अ बैड थिंग. हाइपोक्सिया, फास्टिंग, रमज़ान में बहुत होते हैं हेडेक्स, और माइग्रेन बढ़ जाते हैं, फास्टिंग से होता है. आर्टीरियल हाइपरटेंशन, डायलिसिस के हेडेक, ये मैं क्योंकि ऐसा यूट्यूब में ये मैं बहुत देखता हूँ, और इसमें मैं वी यूज़ लाइक प्रीगैबलिन दैट और गैबापेंटिन वर्क्स ब्यूटीफुली इन डायलिसिस पेशेंट. कार्डियक, हाइपोथायरॉयडिज्म तो सब कुछ कर सकता है. बोन, नेक, ईयर, सब की वजह से हो सकता है. ज़ाहिर बात है अगर यहाँ पे दर्द है तो ज़ाहिर बात है जाएगा तो यहीं पर. वो तो फिर आपको पता होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हर साइनस का या हर बोन का करेगा, लेकिन अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई चीज़ टूटी हुई है, तो ज़ाहिर बात है वो करेगा. TMJ इज़ वेरी पॉपुलर इन लॉट ऑफ, पता नहीं ये क्या होता है लेकिन कुछ होता है. हर को वो कह देते हैं कि जी आपको TMJ है, तो किसी को समझ में नहीं आया तो कुछ डायग्नोसिस बड़ी अच्छी हैं जिसमें आप अपने आप को सेफ्टी के तौर पे चले जाते हैं. भाई तुम्हें TMJ है, फाइब्रोमाइल्जिया है, कुछ डायग्नोस है, ये उन्हीं के अंदर में आता है, लेकिन ये TMJ भी कुछ होता है. अच्छा, टेक अवे मैसेज, हेडेक इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट. तो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक डिटेल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है. यू डोंट हैव टू डू, वी डिड नॉट टॉक अबाउट स्कैन्स एंड ऑल दैट, बट जब पहली दफ़ा MRI आया था, और कुछ होते होंगे अब जैसे MRI अच्छे होते जा रहे हैं, 1.5 टेस्ला हो गया, 3 टेस्ला हो गया, तो विद सीवियर हेडेक्स यू सी दी स्मॉल वाइट मैटर चेंजेस. तो पहले तो बहुत हम लोग डरते थे कि यार ये क्या हुआ है. अब माइग्रेन एक्चुअली यू कैन सी ऑन MRI, इफ समबडी हैज सीवियर माइग्रेन्स यू कैन सी हेडेक डिसऑर्डर, यानी स्मॉल होते हैं. ओके, सो विल स्टॉप हियर. अगर कोई क्वेश्चन है तो हम बाद में करेंगे डॉक्टर वासिक के बाद, या अभी ख़त्म करने हैं, या अभी कोई क्वेश्चन करने. मैंने वैसे पूरे 1 घंटे में कर दिया, 10:30 to 11:30. हाँ सर, आपने को जो फंडोस्कोपी करके मिग्रेन सेटल हुआ, व्हाट वाज इट? मतलब वो कितनी दफ़ा आपने किया, या हमेशा एक ही जो है सेशन में कंप्लीट हो जाता है? क्या मतलब? जब आपको आपने कहा है कि फंडोस्कोपी से आप जब आपने फंडोस्कोपी करवाई तो आपका मिग्रेन नहीं, वो तो साइकोलॉजिकल से ही हो अच्छा सर, कि मेरा MRI हो गया. यानी आप कभी MRI लोगों का कराते हैं ना, उसके बाद उनकी काफ़ी दिन तक तबीयत सही हो जाती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. दैट इज़ कॉल्ड प्लेसिबो. हाँ, ये मैं आपको बता रहा था. प्लेसिबो हेडेक में इट्स 30%. तो आप मेरे पास आए, आप कहें ये है, मैंने ये दवाई बनाई है, इसीलिए तो फ़ायदा है हर जगह का, जो हम होम्योपैथिक के बारे में कहते हैं. ये है, ये बहुत अच्छी है, आप खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है. 30% है. और आप ये कहें ये टोपायरामिड दे रहा हूँ, इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, पता नहीं काम करे नहीं करे, उसका कभी सही नहीं होगा. तो आप उसका बेनिफिट लें ना, क्योंकि वही जो सेरोटोनिन है आप वैसे बढ़ा सकते हैं. सिर्फ अच्छी बातें करके, एक्सरसाइज करके, कुछ करके भी सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं. ज़रूरी नहीं दवाई से ही बढ़ाएं आप, ठीक है. पहले तो ऐसे ही होता था. तो ये जो मुझे हुआ था फ़ायदा, वो ज़ाहिर बात है फंडोस्कोपी से थोड़ी हुआ था. मुझे तो एकदम फ़ायदा हुआ कि यार मेरे सर में ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तो वो 6 साल निकाल गया. 6 साल फिर माइग्रेन नहीं हुआ. तो ये है. इसके ऊपर मुझे ये बताएं कि एक्यूपंक्चर भी किसी ने बताया? हाँ, तो ऑक्यूपंक्चर भी डिफाइंड है. अब ऑक्यूपंक्चर में बात है कि हर को ऑक्यूपंक्चर करना आता नहीं है. ऑक्यूपंक्चर इज़ अ 5000 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी, जो चाइनीज़ को पता है. हमारे यहाँ जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ ऑक्यूपंक्चर के साथ सर्जरीज करते थे. तो ऑक्यूपंक्चर उनके पॉइंट पता होता है. जैसे ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसका ताल्लुक यहाँ से होगा. लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, आप जैसे हजामा है. अब कल एक पेशेंट मेरे पास आई, उसने हजामा कराया और फिर वो चली गई अमेरिका. उसको सीवियर इन्फेक्शन हुआ है. वो अमेरिकन डॉक्टर कह रहे हैं तुमने किया क्या है भाई. अब हजामे का पजामा बजा देना, ये पाकिस्तान में हुआ है. हर आदमी हजामा करने के लिए तैयार है. यार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ के लिए किया था? वो तो अभी भी आप जोंक से चिपका सकते हैं अपने आप को, है वो हर चीज़ का हजामा हो रहा है. जो आप कैंसर है तो हजामा हो रहा है, माइग्रेन है तो हजामा हो रहा है. तो ऐसे थोड़ी होता है. आप जाके किताब पढ़ें, और अगर फ़र्ज़ करें हजामा था, उसकी क्या चीज़ थी. खून निकालना आजकल कितनी ख़तरनाक चीज़ है. अगर आप किसी को ब्लीड करवा रहे हैं, यू आर सब्जेक्टिंग देम टू एन इन्फेक्शन. हेपेटाइटिस फैला हुआ है, एड्स फैली हुई है, सिंध में तो इतनी एड्स फैली हुई है. तो जिसको खोलो MBBS डॉक्टर भी हजामे में लगे हुए. यार तुम्हें छोड़ दो, तुमने क्यों पढ़ा था, MBBS क्यों किया था, तुम यहीं चले जाते, दीनी आलिम बनते, आलिम के बाद तुम हजामा करा लेते.
तो आपको कुछ पता नहीं है, जिसमें पैसे बनने हैं वो आपने हजामा शुरू कर दिया, अब वो लोगों की कपिंग हो रही है और हजामे हो रहे हैं और ऑक्यूपंक्चर हो रहा है. तो इफ़ यू नो योर ट्रेड, लाइक आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, आई नो अबाउट दीज मेडिकेशंस, तो आई कैन डू दिस. और पूरी दुनिया में हर चीज़ का लाइसेंस होता है. वैसे सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अब शुरू किया है, दे आर गोइंग फॉर एवरी हजामा पर्सन, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, एवरी हकीम, एवरी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड मेक श्योर कि doing acupuncture for 3 years almost, सही. especially for the migraine, जिसमें हाँ. tension headache और जो specific migraine that is cured. और ठीक. माशाल्लाह मतलब I have very good record. I did break my diet. हाँ, लेकिन ये होता है कि जो लाइट वाला है ना, बेसिकली acupuncture जो है वो नीडल से अब शिफ्ट हो गया है. That is like उसमें लेजर, मैग्नेट एंड प्रेशर पॉइंट्स. ठीक है, इट्स ओके. तो वो जो लाइट नीडल का भी है ना, अब तो डिस्पोजेबल आ गई है नीडल्स, तो यू कैन यूज डिस्पोजेबल, बट ऑक्यूपंक्चर तो बाकायदा चाइना में होता है, तो इट इज़ अ प्रूवन. जर्मन्स और अमेरिका और हाँ हाँ, अमेरिका में भी करते हैं. हाँ हाँ, बट ये हमारे यहाँ ये चक्कर हुआ है कि हर आदमी ऑक्यूपंक्चर कर रहा है, तो यानी आप ट्रेनिंग लें, और अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, अब मैं कहूँ कि यार चलो मुझे इसमें भी थोड़े से पैसे बना लूँ, डॉक्टर मुगीस चिरानी साहब कहीं पैसे नहीं छोड़ रहे, ऑक्यूपंक्चर भी कर लूँ, हजामा भी कर लूँ, दवाइयाँ भी दे दूँ, दैट इज़ नॉट राइट. आई थिंक यू शुड गेट ट्रेंड. अगर जैसे आपने ऑक्यूपंक्चर में ट्रेनिंग की होगी, हमारे यहाँ एक हैं डॉक्टर आसिम, ही इज़ रियली गुड, SIUT में होते हैं. ही डिड ट्रेनिंग फ्रॉम मलेशिया, फ्रॉम इंग्लैंड, और उन्होंने थोड़ी सी जाके और भी 2-3 मुल्कों से की थी. ही इज़ वेरी गुड. आई सेंड इन पेशेंट्स, रेडिकुलोपैथी सही हो जाती हैं. इट्स वेरी गुड. मेडिसिन चार्ज होता है. बिल्कुल बिल्कुल. और कोई क्वेश्चन? सर मेरी हाइपरटेंशन की पेशेंट है, अगर 2 साल से फॉलो करी है, वो प्रेग्नेंट हो गई है. हाँ, हाँ. तो शी वाज टेकिंग एजोमिक्स और किसी ने स्टेरॉइड्स भी ऐड किए थे, लेकिन स्टेरॉइड्स अभी नहीं ले रही. हाँ, हाँ. तो उसको सर एजोमिक्स या क्या करेंगे? एजेडेम जो होती है आपकी, वो जो है एजेडेम, हाँ यू कैन कंटिन्यू इट. इट्स अ डाययूरेटिक ना, लेकिन फिर भी गायनी से पूछ लेना चाहिए. लेकिन जाहिर बात है, अगर उसका इनाइन इंट्रोक्यूलर हाइपरटेंशन बढ़ा तो प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है. तो यू कैन कंटिन्यू. सर ये मैं हूँ साइकियाट्रिस्ट हूँ बेसिकली, डॉक्टर खिल का. क्लस्टर हेडेक में जो एक टेंडेंसी होती है हार्मिंग सेल्फ, हाँ, क्लस्टर हेडेक में होती है. हार्मिंग सेल्फ, ये इट इज पार्ट ऑफ द क्लस्टर हेडेक या फिर इट इज पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? ये मुझे, हम ये कहते हैं हाँ कि सुसाइड या हाँ. होमिसाइड, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. हाँ, आई थिंक इट इज़ जो हमें पढ़ाया गया वो ये कि इट इज़ सच अ सीवियर पेन दैट पेशेंट वांट्स टू किल देमसेल्फ. तो माइग्रेन और क्लस्टर में फ़र्क होता है. माइग्रेन वाला लाइट बंद करके, अंधेरा करके जाके लेट जाएगा और सोने की कोशिश करेगा. क्लस्टर वाला उल्टा है, वो भाग रहा होगा और वो अपनी दीवारों के सर टक्कर मार रहा होगा, और कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं. तो इट्स अ वेरी वेरी सीवियर पेन. अब विथ क्रॉनिक पेन यू डेवलप साइकियाट्रिक प्रॉब्लम डेफिनेटली, और क्लस्टर्स में साइकियाट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. प्रॉब्ली दैट्स व्हाई लिथियम वर्क्स. But- लिथियम का जो आप जिक्र करते हैं, हाँ. एंटी सुसाइडल सेक्स गुड फॉर दैट. हाँ, इट्स एंटी सुसाइड. ये पर्पस भी है, वो एंटी हाँ. सुसाइडल है लिथियम. हाँ. क्लस्टर में ज़्यादा रिस्क होता है, तो प्रोबेबली मेरे ख्याल में इसीलिए इस वजह से होता होगा. लेकिन ऑल जैसे ब्रेन तो एक ही है ना, तो हम ये तो नहीं कर सकते ये साइकाइट्री पार्ट था, ये न्यूरोलॉजी पार्ट था. ये, लेकिन आई थिंक दे मर्ज. आई थिंक साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी मर्ज लाइक दिस. तो उसमें ये हेडेक्स तो हमारे लिए बड़ा वो हो हाँ. जाता है, क्योंकि उसको एक्सक्लूड करना हमारे लिए, एक्सक्लूड करना. रेफर करना न्यूरोलॉजिस्ट. अब डिप्रेशन में भी हेडेक्स होते हैं, जाहिर बात है. अब वो डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है. बिल्कुल. थैंक यू. चलें, डॉक्टर वासे आ जाएंगे. सर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कोई है ऐसे लेकिन? ये बताओ कि तुम लोग इसको स्टेटस माइग्रेनोसिस पे क्या लेते हैं? जैसे कोई बंदा आया 2 दिन से सारी दवाइयां ले चुका है, माइग्रेन चला जा रहा है. हाँ, ER में आप ले गए, और आजकल जो मैं करती हूँ, हमारे पास जो अवेलेबल है वो अगर इजाज़त हो तो वेलप्रोइट, अगर वेलप्रोइट से ब्रेक करने की चले. हाँ, ER में आपने वेलप्रोइट कर, हाँ ग्राम करके, स्टीरॉइड्स भी कर सकते हैं. मैं आम तौर पे नारकोटिक नहीं करता हूँ जब तक बिल्कुल ना फंस जाऊँ. हाँ, यानी किन्स विन्स लोग दे देते, वो ER वाला पहले ही लगाते, तो बात दूसरी है. वो जब देखो नार्कोटिक तो वो लगवा के आ ही रहे होते हैं, हाँ, उसके बावजूद उनका हेडेक सही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा था. तो आपके पास आएगा ना. हाँ, तो एडमिट करके, दवाइयां हाँ कीटोरोलेट, नार्कोटिक्स, उसके बावजूद हेडेक हो रहा है. हाँ. अब वो आपको बुलाएंगे कि जी माइग्रेन हाँ. की ब्रेक हो रहा है. तो वेलप्रोइट, हाई डोज ऑफ वेलप्रोइट है, हाई डोज ऑफ प्रीगैबलिन, और ये जो और जो आप इंट्रावीनस में यूज़ कर सकते हैं वो तो अभी आजकल स्टीरॉइड्स और वेलप्रोइट ही हैं. हमारे पास तो डाईहाइड्रोकॉटामीन है ही नहीं, या हमारे पास और तो कोई चीज़ है ही नहीं. सोमाट्रिप्टेन भी हमारे पास IV में नहीं है, यानी वो उसमें सबकुटेनियस में नहीं है. तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन से एडमिट करके, हाँ ये यहाँ तो यही कर सकते हैं 2 चीज़ें. ओके, थैंक यू.